हिंदी 431 विस्मय। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। इस टीम का नेतृत्व करना आसान नहीं है। वांग टेंग ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और मन ही मन विलाप किया। दरअसल टीम का नेतृत्व करने का यह मिशन उसे नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन वह वही था जिसने इस खबर को खोजा था। वह काफी शक्तिशाली भी था और डैन ताइक्सुआन उसका समर्थन कर रहा था। इन सभी कारकों ने उसे इस पद पर खड़े होने की अनुमति दी, भले ही उसके पास कोई योग्यता न हो। वांग टेंग को पता था कि उसके कई अधीनस्थों ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है। हालांकि वह खुद को समझाना नहीं चाहता था। कभी कभी शब्दों का प्रभाव बहुत कम होता था, बहुत ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं होता था। अब वह अपने सभी अधीनस्थों के चेहरे पहचान गया था। 2-5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। यदि इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो वे उनकी टीम के सबसे धारदार हथियार होंगे, कम से कम इस मिशन के लिए तो। इस समय एक सैनिक ने आकर सलामी दी। उसने कहा, रिपोर्ट, फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप आधे घंटे में माउंट रुझाव से गुजरेगी। वांग टेंग ने अपना मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं समझ गया। सैनिक के चले जाने के बाद उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, एक बार जब हम माउंट रुझाव पहुंच जाएंगे तो हम फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप को छोड़ देंगे और उत्तर की ओर चक्कर लगाएंगे। वहां से हम स्टार मेपल सिटी की ओर बढ़ेंगे। हाँ सर, सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वे वांग टेंग को पसंद नहीं करते थे, फिर भी वे उसके आदेश का सम्मान करते थे। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने आइस विंड और ब्लैक विडो की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने पीछे कार्गो के सहारे झुक गया और आराम करने लगा। इस फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप का इस्तेमाल खास तौर पर माल परिवहन के लिए किया जाता था, इसलिए इसके अंदर सभी तरह के कार्गो बॉक्स थे। अन्य मार्शल योद्धा फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठे थे और आंखें बंद करके धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अन्य योद्धाओं ने भी अनियोजित ढंग से एक साथ अपनी आंखें खोली। उनके मुखौटों के पीछे की निगाहें तेज और केंद्रित थीं। जब वांग टेंग ने देखा कि उसके अधीनस्थ कितने प्रशिक्षित हैं तो वह उनके बारे में और अधिक सोचने लगा। वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उठ खड़ा हुआ, हवाई जहाज के दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। केबिन में तेज हवा के झोंके आ गए। उसके माथे के बाल हवा में नाचने लगे। अगले ही पल वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गया। वांग टेंग के पीछे आइस विंड और ब्लैक विडो ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों के सामने एक चमक चमकी। फिर वे भी फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप से बाहर कूद पड़े। अन्य योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। इन मार्शल योद्धाओं में ब्लैक विडो और आइस विंड के अलावा, जो 5 स्टार सैनिक स्तर के थे और जिनके पास बलपंख थे जो उन्हें हवा में उड़ने की अनुमति देते थे, अन्य लोग रून उपकरणों पर निर्भर थे। उन सभी की पीठ पर एक रून यंत्र था। उस पर लगे रून को सक्रिय करने के बाद यांत्रिक पंखों की एक जोड़ी फैल जाती थी, जिससे उन्हें आकाश में उड़ने में मदद मिलती थी। अगर कोई जमीन से ऊपर देखता तो उसे अचानक हवा में कई काले बिंदु दिखाई देते। ये काले बिंदु धीरे धीरे बड़े होते गए और एक ही जगह पर आकर रुक गए। वांग टेंग एक पहाड़ की चोटी के ऊपर तैर रहे थे ताकि उनके अधीनस्थ उन्हें देख सकें। बर्फीली हवा और काली विधवा ने पहाड़ को स्कैन किया और तुरंत वांग टेंग को देखा। उन्होंने अपने बल के पंख फड़फड़ाए और उसकी ओर गोली चलाई। जब वे पास आए तो आश्चर्य से उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पीछे कोई फोर्स विंड नहीं था। वह किसी रून उपकरण का उपयोग भी नहीं कर रहा था। वह बस हवा में तैर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसका मतलब ये था कि वह कम से कम 7 सितारा सैनिक स्तर। उनका नेता एक 7 सितारा सैनिक स्तर का दुर्जय योद्धा था। ये कैसे संभव हुआ? वह बहुत युवा थे, मेजर यूवेन और मेजर कांग से भी छोटे, फिर भी उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ था। वे दोनों अविश्वास में थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि उसका स्तर कम नहीं होगा क्योंकि उच्च अधिकारियों ने उसे उनका नेतृत्व करने दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह अधिकतम 5 सितारा सैनिक स्तर या 6 सितारा सैनिक स्तर पर था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वह 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा होगा। आखिरकार 6 सितारा सैनिक स्तर और 7 सितारा सैनिक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सैनिक स्तर के लिए हर 3 सितारे एक बाधा का प्रतिनिधित्व करते थे। रैंक के हिसाब से 6 सितारा और 7 सितारा में केवल 1 स्टार का अंतर था, लेकिन वास्तविक अंतर बहुत बड़ा था।
ये दोनों स्तर अतुलनीय थे। आइस विंड और ब्लैक विडो दंग रह गए। वे एक दूसरे को देखने लगे और फिर चुपचाप वांग तेन के पीछे चले गए। उन्होंने सम्मान दिखाने के लिए अपने शरीर को थोड़ा झुकाया। चाहे आप कहीं भी हो, ताकत ही सबसे अच्छी व्याख्या है। एक मजबूत व्यक्ति हमेशा सम्मान प्राप्त करेगा। वांग तेंग ने न तो कुछ कहा और न ही कुछ किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। बाकी लोग एक के बाद एक तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पंखों को अपनी पीठ के पीछे रखा और धीरे से जमीन पर उतरे। साथ ही उन्होंने वांग तेंग की स्थिति पर भी गौर किया था। मुखौटों के पीछे उनके हाव भाव आइस विंड और ब्लैक विडो जैसे ही थे। वे चकित थे। क्या सब लोग यहाँ हैं? कुछ मिनटों के बाद वांग तेंग ने पूछा। बर्फीली हवा ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक कदम आगे बढ़कर रोल पुकारा। फिर उसने वांग तेंग को जवाब दिया, हाँ। चल द एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग तेंग ने अपना आदेश दिया और वह एक निश्चित दिशा में भागा। NOWELLBEIN.CO। सेना की जरूरत के हिसाब से उन्हें आधी रात से पहले स्टार मेपल सिटी पहुंचना था। अब दोपहर हो चुकी थी। शहर से उनकी दूरी का मतलब था कि समय कम था। अगर वांग तेंग अकेला होता तो उसे ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती। हालांकि उसके अधीन 3 स्टार और 4 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। मार्शल योद्धाओं की टीम पहाड़ के माध्यम से लगातार और तेजी से यात्रा करती रही। उनमें से कुछ पेड़ों पर से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि अन्य जमीन पर दौड़ रहे थे। वे एक छोटे से क्षेत्र में बिखरे हुए थे और जंगल में एक तेज ब्लेड की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे जंगल में थे, इसलिए कभी कभी स्टार बीस्ट दिखाई देते और उन पर हमला कर देते। हालांकि स्टार बीस्ट तेज ब्लेड से टुकड़े टुकड़े हो जाते। वांग तेंग ने उनकी मदद नहीं की। उसने अपने अधीनस्थों की क्षमताओं का आकलन करने के लिए उन्हें किनारे पर देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके अधीनस्थ न केवल मजबूत थे, बल्कि वे एक साथ मिलकर काम भी करते थे। यात्रा के दौरान उनके प्रदर्शन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा वह बिना कुछ किए कई विशेषता बुलबुले उठाने में कामयाब रहा। अनजाने में उसकी क्षमता बढ़ गई। रास्ते में एक 6 सितारा जानवर सभी के सामने आया। फिर भी आइस विंड और ब्लैक विडो के निर्देशों के तहत वे अभी भी ऊपरी हाथ हासिल करने में कामयाब रहे। कुछ समय बाद 6 सितारा जानवर गुस्से में दहाड़ने लगा और बिना किसी रोक टोक के हमला करना शुरू कर दिया। ये 2-4 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं की ओर बढ़ा और उन्हें अपने साथ नीचे गिराने का प्रयास किया। आइस विंड और ब्लैक विडो के भाव बदल गए। स्लैश। इस समय एक गहरा लाल प्रकाश तारा जानवर के सिर में घुस गया। सितारा जानवर जम गया, उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि जड़ता के कारण उसका विशाल शरीर अभी भी 2-4 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं पर गिर गया। टकराना। दोनों योद्धा अपने पैरों से उछल पड़े। सौभाग्य से वे घायल नहीं हुए। वे तुरंत उठ खड़े हुए और खुद को भाग्यशाली महसूस किया। फिर उनकी निगाहें वांग तेंग पर गईं, जो उनके बाईं ओर एक शाखा पर खड़ा था। वह शांति से खड़ा रहा और अपनी उंगली पकड़े रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ नहीं किया। हर कोई स्तब्ध रह गया। एक अंगुली। उसने एक उंगली से 6 सितारा जानवर को मार डाला। वह कितना शक्तिशाली था। आइस विंड और ब्लैक विडो को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। पहली बार वांग तेंग ने उन्हें अपनी शक्ति का पूर्वावलोकन दिया था। धन्यवाद सर। जो 2 योद्धा बच गए थे, उन्होंने तुरंत झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। मुठभेड़। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। सतर्क रहो। मुझे उम्मीद है कि स्टार मेपल सिटी पहुंचने से पहले तुम में से किसी को चोट नहीं लगेगी। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता, वांग तेंग ने उदासीनता से कहा। हाँ, दोनों योद्धाओं ने तुरंत शर्मिंदा होकर उत्तर दिया। जारी रखें। वांग तेंग ने अपना हाथ हिलाया और 6 सितारा जानवर की लाश को अपने पास रखा। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और क्षितिज की ओर बढ़ गया। उसके पीछे खड़े सैनिकों ने जल्दी से अपने कपड़े साफ किए और वांग तेंग के पीछे दौड़ पड़े। जल्द ही रात हो गई। टीम ने आराम करने के लिए रुक गई। उन्होंने अपनी ताकत को वापस पाने और भूख मिटाने के लिए कुछ सूखे खाद्य पदार्थ खाने का मौका लिया। वांग तेंग को सूखे सामान पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग करके स्टार बीस्ट के मांस के टुकड़े को जल्दी से बारबेक्यू किया। उसने अपने साथ लाया हुआ मसाला निकाला और मांस पर छिड़क दिया। हो गया।
तीव्र सुगंध हवा में फैल गई। खामोश रात में लोगों के लार निगलने की आवाजें गूंज रही थीं। हालांकि परिस्थितियां खराब थीं, फिर भी वह एक फोर्स शेफ मास्टर था। इसलिए उसके द्वारा बनाया गया भोजन सुगंध, स्वाद और दिखने में उत्तम था। चाहे अन्य योद्धा कितने भी शांत क्यों न हो, वे अच्छे भोजन के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थे। यह एक फोर्स डिश है, ब्लैक विडो ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। उसके लिए नियंत्रण खोना दुर्लभ था। क्या हमारा नेता एक फोर्स शेफ मास्टर है? आइस विंड ने अजीब भाव से पूछा। वांग टेन की क्षमता को देखने के बाद वे धीरे धीरे वांग टेन को अपने नेता के रूप में स्वीकार करने लगे थे। मुझे डर है कि ऐसा ही होगा। ब्लैक विडो अवाक रह गई। यह अप्रत्याशित है। आह, मेरा सूखा खाना अब बेस्वाद हो गया है। आइस विंड ने अपने हाथ में दबा हुआ बिस्किट चबाया और आह भरी। हवा में खुशबू सूंघते हुए उसने फिर से अपनी लार निगल ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अकेला नहीं था, अन्य सैनिक भी छिपी हुई कड़वाहट के साथ वांग टेन को घूर रहे थे। अपमानजनक। वे सूखे माल खा रहे थे, लेकिन उनका नेता एक बल पकवान खा रहा था। क्या उसे अपने अधीनस्थों के प्रति कुछ परवाह नहीं दिखानी चाहिए और सभी को कुछ फोर्स फूड नहीं बांटना चाहिए? क्या उसे उनका पक्ष जीतने के लिए इस मौके का उपयोग नहीं करना चाहिए? उनके अपने सिद्धांत थे, इसलिए वे एक बार के बल भोजन से नहीं खरीदे जा सकते थे। लेकिन कभी कभी अपने नेता की दया को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं थी। दुर्भाग्य से वे इसके बारे में केवल सोच ही सकते थे। वांग टेन ने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की और अपना खाना खुद ही खा लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को संभाल नहीं सकता? आपने मुझे जो शुरुआती सलाह दी थी, उसे मैं नहीं भूला हूं। एक संकीर्ण सोच वाले नेता के रूप में उनके पास अवज्ञाकारी और असंवेदनशील अधीनस्थों से बदला लेने के कई तरीके थे। आराम करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। देर रात को वांग टेन को अचानक लिटिल व्हाइट से चेतावनी मिली। लिटिल व्हाइट हमेशा उसका पीछा करता रहता था और उसे आसपास के वातावरण को देखने में मदद करता था। इससे उसे बहुत मदद मिली। वांग टेन ने सभी को रुकने का इशारा किया। आइस विंड, ब्लैक विडो और अन्य मार्शल योद्धाओं ने उसे उत्सुकता से देखा। वांग टेन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दृष्टि बदल ली। जल्द ही वह जंगल में कुछ 1000 मीटर दूर एक जगह देख पाया। लोगों का एक समूह गर्मागर्म लड़ाई में उलझा हुआ था। एक दल में काले रंग की युद्ध वर्दी और मुखौटे पहने हुए मनुष्यों का एक समूह था। वे वांग टेन की टीम के समान ही कपड़े पहने हुए थे। दूसरा झुंड गेल वुल्व्स का था। वे बहुत शक्तिशाली थे और उनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। उन्होंने मानव मार्शल योद्धाओं को घेर लिया और उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि नकाबपोश योद्धाओं का उद्देश्य भी उन्हीं जैसा ही रहा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने हाथ हिलाया और अपनी टीम को उस दिशा में ले गया। कुछ मिनट बाद वे युद्ध के मैदान से कुछ 100 मीटर दूर रुक गए। उन्होंने दूर से लड़ाई देखी। अन्य मार्शल योद्धा अचंभित थे और अनायास ही वांग टेन की ओर देख रहे थे। क्या उसे अभी इस झगड़े का पता चला? ये स्पष्ट था कि उसने कुछ महसूस किया था, यही कारण था कि वह तुरंत यहां पहुंचा। यहां तक कि नॉर्थ स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा भी उस दूरी पर लड़ाई का पता नहीं लगा सकता। उनके नेता ने ऐसा कैसे किया? वे शायद किसी विशेष सैन्य दल के अग्रिम सैनिक हैं। वांग टेन ने अचानक अपना मुंह खोला। हम वास्तव में उनसे मिलने में कामयाब रहे, आइस विंड ने कहा। सैनिक उसी रास्ते से स्टार मेपल सिटी की ओर जा रहे हैं। उनसे टकराना कोई अजीब बात नहीं है, ब्लैक विडो ने कहा। हालांकि वे वास्तव में बदकिस्मत हैं। वे गेल वुल्व्स के एक झुंड से मिले, आइस विंड ने कहा। जिस क्षण वांग टेन और उनकी टीम वहां पहुंची, गेल वुल्व्स से घिरे मार्शल योद्धाओं ने उन्हें देख लिया था। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे खुश हो गए। NOWELLBEIN.CO। किसी ने तो सीधे मदद के लिए चिल्लाया भी। क्या हम उनकी मदद करें? ब्लैक विडो ने पूछा। बहुत सारे गेल वुल्व्स हैं। अगर हम भी इसमें शामिल हो जाएं, तो भी बलिदान देना पड़ सकता है, आइसविंड ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। हम नहीं मरेंगे, चलो चलें, वांग टेन ने उदासीनता से कहा। हाँ, सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। आइसविंड ने आगे कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके बीच 7 सितारा सैनिक स्तर के दुर्जय योद्धा के साथ गेल भेड़ियों का ये झुंड कोई खतरा नहीं था। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और युद्ध के मैदान में दौड़ पड़े।
गेल वुल्फ से घिरे मार्शल योद्धाओं की हालत बहुत खराब थी। सौभाग्य से वांग टेंग और उनकी टीम समय पर पहुंच गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। वांग टेंग की टीम के मैदान में उतरने के बाद उन पर दबाव काफी हद तक कम हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि गेल वॉल्स ने फिर भी संख्या के आधार पर जीत हासिल की। वे गति में माहिर थे, इसलिए मार्शल योद्धाओं को उनके साथ लड़ने में मुश्किल हुई। चीखें। हवा में लगातार भेड़िए की चीख गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भेड़ियों के झुंड को आदेश दे रहा है और उन्हें इंसानों की तरह सहयोग करने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें संभालना मुश्किल था। वांग टेंग ने भीड़ पर नजर डाली और एक 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को देखा। हालांकि मार्शल योद्धा असंख्य 6 सितारा तूफानी भेड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वह व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुक्त नहीं हो सका। उस व्यक्ति ने वांग टेंग को देखा, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, अरे तुम इतने विचलित क्यों दिख रहे हो? आओ और मेरी मदद करो। वांग टेंग अवाक रह गया। मोटी युद्ध वर्दी के नीचे वह ये नहीं बता सका कि यह 7 सितारा सैनिक स्तर की मार्शल योद्धा वास्तव में एक महिला थी। फिर भी उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और पैक को स्कैन करना जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह कैसे संभव है? उसने अनुमान लगाया कि गेल भेड़ियों के बीच एक भेड़िया राजा अवश्य होगा। उसके बिना वे इस तरह के रसायन विज्ञान के साथ सहयोग नहीं कर सकते थे। वह भेड़ियों के राजा को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सबसे शक्तिशाली गेल वुल्फ 6 स्टार था। इस स्तर से ऊपर कोई नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि भेड़िया राजा वहां नहीं है? वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। अरे क्या तुम जल्दी से मदद कर सकते हो? क्या तुम हमें यहीं मरने देना चाहते हो? 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा फिर चिल्लाया। चुप रहो, वांग टेंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा गुस्से में था। वांग टेंग के पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसका दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था। एक और संभावना है, भेड़िया राजा भेड़ियों के झुंड में सबसे ताकतवर नहीं है। ये स्थिति अविश्वसनीय थी। स्टार बीस्ट की दुनिया में हमेशा से सबसे योग्य का अस्तित्व ही नियम रहा है। उनका राजा उनकी प्रजाति में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। इसी से वे इस क्रूर वातावरण में जीवित रह सकते थे। एक कमजोर व्यक्ति का राजा बनना असंभव था, जब तक कि उनमें से किसी एक के पास कोई विशेष प्रतिभा न हो जो अन्य के पास न हो। फिर भी मैं इसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग को लगा कि उसका सिर घूम रहा है। उसने सोचा था कि वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करके सबसे मजबूत भेड़िया राजा को खोजने में सक्षम होगा, लेकिन उसे इस अप्रत्याशित विशेष स्थिति का सामना करना पड़ा। भेड़िया राजा का शासन। भेड़ियों के झुंड ने योद्धाओं पर भयंकर हमला किया। वे भूखे लग रहे थे। भले ही यह हड्डी काटने में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। गेल वॉल्स अपनी गति के लिए जाने जाते थे। उनसे निपटना पहले से ही मुश्किल था, लेकिन अब उनके पास संख्या का भी लाभ था। यहाँ तक कि एक बाघ भी भेड़ियों के झुंड से डरता था। इससे पता चला कि खूनी भेड़ियों का झुंड कितना भयानक था। मानव योद्धा सैकड़ों भेड़ियों से लड़ते हुए पीछे हटते रहे। उनमें से कई पहले से ही घायल थे। 7 सितारा सैनिक स्तर की मार्शल योद्धा वांग टेंग की लापरवाही पर क्रोधित थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वांग टेंग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये कमीना। जी जुया ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने अपने दिल में वांग टेंग को 1000 बार कोसा। उसके ज्यादातर अधीनस्थ घायल हो गए थे, इसलिए वे ज्यादा समय तक इसे झेल नहीं पाएंगे। अगर कोई मर गया तो उसके पास उनका नेता होने का चेहरा नहीं बचेगा। उसने अपने परिवार से इस मिशन में भाग लेने का मौका देने की भीख मांगी। उसने सोचा कि यह उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने और सभी को ये साबित करने का एक अवसर होगा कि वह एक नाजुक और कमजोर युवा लड़की नहीं है। उसका परिवार उसे तभी पहचानता और देखता जब वह पर्याप्त योग्यता दिखाती। यही उसके लिए अपनी किस्मत को समझने का एकमात्र तरीका था। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। अचानक जी जुया ने देखा कि 3 गेल भेड़िए उसके अधीनस्थ पर झपट रहे हैं। वह उनके द्वारा काटे जाने और खाए जाने वाला था। उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह उसकी मदद करना चाहती थी। हालांकि उसके चारों ओर मौजूद 6 सितारा गेल वुल्व्स ने उसे घेर लिया और उसे घेर लिया। वह मुक्त होने में असमर्थ थी। उतर जाओ। जी जुया चिंतित हो गई।
वह चिल्लाए और गुस्से में गेल भेड़ियों में से एक पर अपनी लंबी तलवार से वार किया। गेल वुल्फ की आंखों में तिरस्कार की एक चमक चमक उठी। उसने अपने पंजे घुमाए, हवा के कई ब्लेड छोड़े। कुछ तेज आवाजों के साथ उन्होंने अपनी ओर उड़ती तलवार की चमक को चकनाचूर कर दिया। कुछ हवा के झोंके ज़ीज़ुया की ओर उड़े। हालांकि ज़ीज़ुया ने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपनी लंबी तलवार को उन्मत्तता से लहराया। जैसे ही उसने घेरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तलवार की चमक हवा में चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन / हवा के झोंके से उसके शरीर पर कुछ घाव हो गए। ताजा खून बहने लगा। यह महिला अचानक पागल क्यों हो गई? वांग टेंग भेड़िया राजा के निशान खोज रहा था जब उसने ये दृश्य देखा। उसने भौहें सिकोड़ी। उसने कुछ सोचा और उस दिशा में देखा जहां ज़ीज़ुया घूर रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया। अगले ही क्षण उसकी उंगली से 3 लाल किरणें निकली और तीनों तूफानी भेड़ियों पर सटीक बैठ गईं। इससे पहले कि वे बच पाते, तीनों गेल वुल्व्स की मौके पर ही मौत हो गई। ज़ीज़ुया लड़खड़ा गई। ये वही है। जिस व्यक्ति ने उसके अधीनस्थ को बचाया, वह वही व्यक्ति था जो किनारे पर उदासीन खड़ा था। ज़ीज़ुया ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा वह बहुत शक्तिशाली था। उसने एक ही हमले में 3 गेल वुल्व्स को मार गिराया। वह भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन इतने आराम से नहीं। इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष की क्षमता उससे ज्यादा थी। हालांकि ये व्यक्ति विरोधाभासी लग रहा था। जब उसने उससे मदद मांगी तो उसने इनकार कर दिया। जब उसने उसे नहीं बुलाया तो उसने स्वेच्छा से उसके अधीनस्थ की मदद की। ज़ीज़ुया इस युवक को देखकर भ्रमित हो रही थी। वांग टेंग ने ज़ीज़ुया की नजर पर ध्यान नहीं दिया। सैनिक को बचाने के बाद वह भेड़िया राजा की तलाश जारी रखता है। यही सबसे जरूरी मामला था। हालांकि उसे ये भी एहसास हो गया था कि उसे इस गेल वुल्व्स के झुंड की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए उसने अपने अधीनस्थों की सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दिया। उनके नेता के रूप में वह उनकी नानी की तरह उनके पीछे पीछे नहीं चलना चाहता था, लेकिन उसे उन्हें इस तुच्छ लड़ाई में मरने नहीं देना चाहिए था। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर सकती थी। इसलिए वह खतरे में पड़े किसी भी व्यक्ति को तुरंत पहचानकर उसकी मदद करने में सक्षम था। उसके शामिल होने से मानव मार्शल योद्धाओं पर दबाव काफी कम हो गया। उनका मनोबल बढ़ा और वे एक बार फिर गेल वुल्व्स की ओर बढ़ने लगे। पलक झपकते ही मानव मार्शल योद्धाओं द्वारा कई गेल वुल्व्स को मार गिराया गया। NOWELLBEIN.CO पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग के दिमाग में एक विचार आया। उसने निराशा में अपना माथा थपथपाया। वह बहुत मूर्ख था। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहा था? ये सबसे सरल तरीका था। क्या वह मूर्ख था? भेड़िया राजा झुंड को नियंत्रित करने में सक्षम था, इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता उच्च होनी चाहिए। उस स्थिति में उसकी आत्मा विशेषता सबसे अधिक संभावना उसके साथियों से आगे निकल जाएगी। वांग टेंग का मानना था कि भेड़िया राजा उसकी आध्यात्मिक शक्ति के रडा से बच नहीं पाएगा। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके माथे से निकली और चारों ओर फैल गई। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ ही क्षणों बाद वांग टेंग ने अपने बाईं ओर गेल वुल्व्स के बीच कुछ गड़बड़ महसूस की। पकड़ लिया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह मौके पर ही गायब हो गया और अचानक 5 सितारा गेल वुल्फ के पास प्रकट हुआ। उसने अपनी हथेली नीचे पटक दी। उसके चारों ओर मौजूद तूफानी भेड़िए गुस्से में दहाड़ने लगे और वांग टेंग पर झपट पड़े। हम्फ! वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसके शरीर से ताकत बाहर निकली, जिसने उसके चारों ओर मौजूद गेल वुल्व्स को हवा में उछाल दिया। इस दौरान उसकी हथेली रुकी नहीं और गेल वुल्फ के शरीर पर जा गिरी। टकराना। गेल वुल्फ की नाक, आंख, कान और मुंह से खून बहने लगा। दर्द से चीखने से पहले ही उसकी मौत हो गई। चीखें। उनके इर्द गिर्द मौजूद गेल वुल्फ कांप उठे। वे अचानक एक स्वर में वांग टेंग की ओर देखने लगे और रात के आसमान की ओर देखते हुए गंभीरता से चीखने लगे। वास्तव में ये भेड़िया राजा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने जमीन पर देखते हुए मुस्कुराया। भेड़िया राजा के मरने के बाद कुछ विशेषता बुलबुले वहां गिर गए थे। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 5-0। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञानोदय 6-0। पवन बल तारांकन 2-1-0। भेड़िया राजा शासनकाल तारांकन 1। रिक्त विशेषता तारांकन 7-5। वांग टेंग ने जब विशेषता वाले बुलबुले उठाए तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
वह खुद को थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस करने से नहीं रोक सका। आध्यात्मिक क्षेत्र, आत्मा और ज्ञान। ये भेड़िया राजा वाकई खास है। अपने गुण पैनल में हुए बदलावों की जांच करने से पहले उसने अपने दिल में बुदबुदाया। युद्ध तकनीक पंक्ति में एक विशेष तकनीक दिखाई दी थी। ये वुल्फ किंग शासन था। संभवतः यही कारण था कि गेल वुल्फ भेड़ियों का राजा बन पाया। ये सब इसी प्रतिभा की बदौलत संभव हुआ। इसके बिना अन्य 6 स्टार गेल वॉल्स इसका पालन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। खैर, यहाँ तक कि अन्य 5 स्टार गेल वॉल्स भी इसे सुनना नहीं चाहेंगे। वांग टेन को जब वुल्फ किंग का शासन मिला तो उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। ये कौशल बुरा नहीं था। अब उसके पास भेड़िया राजा का शासन था। इसका मतलब था कि उसके पास भेड़िया झुंड पर शासन करने की क्षमता थी। इसके अलावा वुल्फ किंग शासन को एक आत्मा प्रकार का कौशल माना जाता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, भेड़िया प्रकार के स्टार जानवरों पर उसका नियंत्रण उतना ही मजबूत होगा। संयोगवश वांग टेन की आध्यात्मिक शक्ति अदम्य थी। इस समय गेल वुल्फ्स उस पर भयंकर रूप से चिल्ला रहे थे और दहाड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह उनके भेड़िया राजा को मार रहा है। उनकी आंखों में घृणा दिखाई दे रही थी। वे अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उस पर हमला करने और अपने राजा का बदला लेने के लिए उसे काटने के लिए उत्सुक थे। वांग टेन को डर नहीं लगा। उसकी आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। भेड़िया राजा राज करो। इलाके में मौजूद गेल वुल्फ्स जम गए। इसके बाद कमजोर भेड़ियों ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीमी आवाज में घुराघुराहट करके वांग टेन के सामने अपनी अधीनता दर्शाई। केवल कुछ 6 स्टार गेल वॉल्स ही उससे प्रभावित नहीं हुए। वे एक पल के लिए झिझके और धीरे धीरे पीछे हट गए, भागने की इच्छा से। हालांकि वांग टेन ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने वुल्फ किंग शासन पर जो आध्यात्मिक शक्ति रखी थी, उसे बढ़ा दिया। ग्रंट। 6 स्टार गेल वॉल्स ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अब उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। क्या हो रहा है? ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। 434। ये नेता बुरा नहीं है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। जंगल में एक अजीब और विस्मयकारी दृश्य दिखाई दिया। तूफानी भेड़ियों का एक झुंड एक इंसान के सामने झुक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी अधीनता व्यक्त कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आखिर क्या हो रहा था? हर कोई हैरान था, असमंजस में था। एक व्यक्ति वहां आया और उसने जमीन पर लेटे भेड़िए के राजा को देखा। फिर उसने उलझन में वांग टेन को देखा और पूछा, तुमने क्या किया? वांग टेन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। वह पहले वाली 7 सितारा सैनिक स्तर की मार्शल योद्धा थी। उसे याद आया कि कैसे वह लगातार कठोर स्वर में उसे भगा रही थी, इसलिए उसने उसे ठंडे अंदाज में देखा और उदासीन स्वर में उत्तर दिया, कृपया अगली बार अपना दिमाग लगाए। बिना लक्ष्य के हमला करना बेकार है। क्या आपको नहीं पता कि अगर आप पूरे गिरोह को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको बॉस को पकड़ना चाहिए? तुम। जी जुया को गुस्से से अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। वांग टेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। भेड़ियों का राजा मर चुका है। भेड़ियों का झुंड अब कोई खतरा नहीं है। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने गेल वॉल्स से दूरी बनाए रखी ताकि वे फिर से उन्हें भड़का न सकें। नेता आइस विंड, ब्लैक विडो और उनकी टीम के बाकी सदस्य जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने सलामी दी और उसके पीछे खड़े हो गए। क्या कोई घायल हुआ है? वांग टेन ने पूछा। हम में से केवल 5 को मामूली चोटें आईं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम में से बाकी लोगों ने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी है, इसलिए हमें ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। आइस विंड ने स्थिति का सारांश दिया। वांग टेन ने सिर हिलाया। हम यहाँ आराम करेंगे ताकि आप अपनी ताकत बहाल कर सकें। हाँ सर, सभी ने उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये डेंग गोलियां बेहतर औषधीय प्रभाव रखती हैं। इन्हें घायल सैनिकों में बांट दो। वांग टेन ने अपने स्पेस विंग से उपचार की 2 बोतलें निकाली और उन्हें आइस विंड की ओर फेंक दिया। NOWELLBEIN.C ओम। हम सबने अपनी अपनी उपचारात्मक दवा तैयार कर ली है। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, वांग टेन ने उसे रोक दिया, पहले इसे खोलो। आइस विंड ने उत्सुकता से बोतल का ढक्कन खोला। जब उसे डैन की खुशबू आई तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। मैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आइस विंड ने ईमानदारी से कहा।
जल्दी करो, टालमटोल करना बंद करो। अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उसे डांटा। बर्फीली हवा भी मुखौटे के नीचे मुस्कुराए। उसने अपना कदम बढ़ाया और घायल सैनिकों को जल्दी से दैन दवाइयां वितरित की। ब्लैक विडो, जो उसके पीछे थी, ने उनकी बातचीत सुनने के बाद वांग टेंग की ओर देखा। ये नेता बुरा नहीं है। इससे पहले उन्होंने वांग टेंग को उसकी योग्यता के कारण स्वीकार किया था। अब उन्होंने उसका अनुसरण किया क्योंकि उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। वांग टेंग को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। वो बस ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आसपास के वातावरण को देखने लगा। युद्ध के दौरान अभी अभी गिराए गए गुणकारी बुलबुले उसकी ओर उड़े। वायु बल तारांकन 30। वायु बल तारांकन 15। रिक्त विशेषता तारांकन 30। पृथ्वी बल तारांकन 10। लकड़ी बल तारांकन 2-5। वायु बल तारांकन 36। आत्मा तारांकन 15। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग का सबसे बड़ा लाभ पवन बल और गेल वॉल्स से रिक्त विशेषताएं थीं। अन्य बल अपेक्षाकृत कम थे। कुल मिलाकर उन्हें 632 पवन बल अंक और 560 रिक्त विशेषताएं प्राप्त हुई। पवन बल 1356 3005 सितारा। रिक्त विशेषता 5020। वांग टेंग का वायु बल अभी भी 5 स्टार पर था, लेकिन संख्या बढ़ गई थी। वह 6 स्टार स्तर के करीब पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी उसे ये थोड़ा धीमा लगा। पवन बल आमतौर पर नहीं देखा गया था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने अनजाने में अपने चारों ओर मौजूद गेल वुल्स पर नजर डाली। अगर वह सभी गेल वुल्स को मार देता है तो उसे पवन बलों का एक और दौर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। क्या यह उसके लिए 6 स्टार सैनिक स्तर तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा? गेल वुल्फ अचानक कांप उठे। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी ने मार डालने की तीव्र इच्छा से घेर लिया हो। 6 सितारा गेल वॉल्स ने सतर्कता से अपने चारों ओर देखा। कौन है भाई? कौन सा कमीना हम पर नजर रख रहा है? वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसी। उसने यह विचार अपने दिमाग से निकाल दिया और 6 सितारा गेल वोल्स की ओर हाथ हिलाया। गेल वोल्स एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर उन्होंने अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर बढ़े। नेता ब्लैक विडो खड़ी हो गई, उसकी नजर गेल वोल्स पर केंद्रित थी। चिंता मत करो, इतना घबराओ मत, आराम से बैठो। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लैक विडो को याद आया कि कैसे गेल वुल्स ने वांग टेंग के सामने सिर झुकाया था। उसने एक पल के लिए सोचा और एक कदम पीछे हट गई। हालांकि वह अभी भी सावधान थी कि कहीं भेड़ियों ने वांग टेंग पर हमला न कर दिया हो। गेल वुल्स को ब्लैक विडो और दूसरे सैनिकों की दुश्मनी का एहसास हो गया था। उन्होंने मानव मार्शल योद्धाओं की तरफ देखा, लेकिन वांग टेंग के वुल्फ किंग शासन के कारण उन्होंने उन पर हमला नहीं किया। वे आज्ञाकारी ढंग से वांग टेंग के सामने पहुंचे और नीचे बैठ गए। वांग टेंग ने गेल वुल्फ के सिर को सहलाया। बनावट खराब नहीं है। यदि उसे वुल्फ किंग का शासन नहीं मिलता, यदि ये गेल वुल्फ उसकी भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोगी नहीं होते, तो वह शायद उन्हें मार डालता। ब्लैक विडो चौंक गई जब उसने देखा कि गेल वुल्फ कितने आज्ञाकारी थे। वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सकी और पूछ बैठी, नेता, आपने ये कैसे किया? मैं बुद्धिमान, अद्भुत और उत्कृष्ट हूँ। ये स्वाभाविक है कि ये गेल वुल्फ मुझे देखकर मेरे सामने झुक जाएंगे। उन्होंने तय कर लिया है कि वे अब से मेरा अनुसरण करेंगे। वांग टेंग ने धार्मिक स्वर में बकवास करना शुरू कर दिया। ब्लैक विडो ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसका नेता इतना बेशर्म व्यक्ति है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? तुम खुद ही पूछ सकते हो। वांग टेंग ने सामने खड़े गेल वुल्फ की ओर इशारा किया। गेल वुल्फ उसे विचलित भाव से देखता रहा। मैं क्या जानता हूँ? जल्दी करो और उसे बताओ कि क्या तुम मुझे बुद्धिमान, अद्भुत और उत्कृष्ट मानते हो? वांग टेंग ने भेड़िए को घूर कर देखा। चीखें। गेल वुल्फ तुरंत डर गया। उसके रोएदार कान झुक गए और उसने तुरंत सिर हिलाया। काली माए, बचकानी, तुम भेड़िए को क्यों धमका रहे हो? जी जुया ने आगे बढ़कर तिरस्कार के साथ कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने अस्थायी रूप से तुम्हारे सामने सिर झुकाया क्योंकि तुमने भेड़िए के राजा को मार डाला। कुछ समय बाद वे स्वाभाविक रूप से जंगल में वापस भाग जाएंगे। तो कम से कम अब वे मेरी बात तो सुनते हैं। वांग टेंग ने खुद को स्पष्ट नहीं किया। वह बस खुशी से हंस पड़ा।
वैसे भी उसे ये देखकर अच्छा लगा कि ये लोग अपनी अपनी कहानियां खुद ही बना लेते हैं। उसे उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वे उसके लिए बहाने ढूंढ लेते थे। इससे मामला आसान हो जाता था। जी जुया ने वांग टेन के सामने आज्ञाकारी गेल वुल्फ को देखा और ईर्ष्या महसूस की। हालांकि उसने इसे नहीं दिखाया। उसने उपहास किया, आप कौन सी टुकड़ी हैं? कौन सी सेना? हम स्वतंत्र मार्शल योद्धा हैं। हम किसी सेना से संबंधित नहीं हैं। वांग टेंग ने मूकदर्शक बनकर कहा। जी जुया का चेहरा काला पड़ गया। क्या उसे लगा कि वह बेवकूफ है? उसने तुरंत एक टोकन निकाला और उसे वांग टेंग की ओर फेंक दिया। हम स्टार यूनिवर्स ट्रूप से हैं। अब आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। वांग टेंग ने टोकन पलटा और ब्लैक विडो की ओर फेंक दिया। उसके सिर हिलाने के बाद उसने कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्या चाहती हो? जी जुया ने देखा कि उसने अभी भी अपनी पहचान स्वीकार नहीं की है, लेकिन उसने इस पर कोई देरी नहीं की। जब उसने फिर से बात की तो उसकी आवाज नर्म थी, जैसे कि वह शर्मिंदा थी। मेरे कई आदमी घायल हो गए हैं। मैंने देखा कि आपके उपचार डैन का बेहतर प्रभाव है। क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? ओह, वांग टेंग ने अपने जवाब पर जोर दिया। उसने उसे देखकर अस्पष्टता से मुस्कुराया और पूछा, तो तुम मुझसे कुछ डैन उधार लेने आए हो? हालांकि तुम अभी बहुत उग्र थी। मैं तुम्हें ये क्यों दूं? पर्याप्त नहीं है। मुझे पैसे जोड़ने की जरूरत है। जी जुया को उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतना सीधा होगा। उसने उसे बिल्कुल भी छूट नहीं दी। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। आप क्या चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा रवैया पसंद नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया। एक पुरुष होकर तुम इतने संकीर्ण सोच वाले कैसे हो सकते हो? जी जुया ने गुस्से में कहा। वांग टेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने एक आरामदायक स्थिति पाए और गेल वुल्फ के सहारे झुक गया। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तुम सही हो। मैं संकीर्ण सोच वाला हूँ। कौन कहता है कि एक आदमी संकीर्ण सोच वाला नहीं हो सकता? तुम बेशर्म हो। जी जुया ने वांग टेंग को घूर कर देखा। वह चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, इसलिए उसने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, वाह, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। तुमने मेरी एक और खूबी बता दी। जी जुया अवाक रह गई। जब उसने वांग टेंग को देखा तो उसके दिल में बेबसी की लहर दौड़ गई। इस समय वांग टेंग ने उपचारात्मक दवा की एक बोतल निकाली। उसने ढक्कन खोला और जड़ी बूटियों की खुशबू को फैलने दिया। फिर उसने हवा को सूंघा और एक चिढ़ और मंत्रमुग्ध भाव दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जी जुया का चेहरा बदसूरत हो गया। वह इस युवक को जमीन पर दबाकर पीटना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। जब उसे अपने घायल अधीनस्थों की याद आई तो वह वांग टेंग को और अधिक क्रोधित नहीं कर सकी। वह सामान्य उपचार दवा का उपयोग कर सकती थी, लेकिन उनके प्रभाव की तुलना वांग टेंग के डैन से नहीं की जा सकती थी। उसने अभी अभी उसके आदमियों को देखा था। डैन का सेवन करने वालों के घाव अब तक लगभग ठीक हो चुके थे। वह जानती थी कि केवल उन्नत स्तर के कीमियागरों द्वारा बनाए गए उच्च श्रेणी के डैन ही ऐसा प्रभाव कर सकते हैं। सामान्य उपचार डैन उनकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। बाद में स्टार मेपल सिटी में होने वाले युद्ध के लिए उसे अपनी टीम की ताकत को यथासंभव पुनः प्राप्त करना होगा। उसके अधीनस्थों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि वे स्टार मेपल सिटी भी पहुंच जाएं तो भी वे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ये वह नहीं था जो वह चाहती थी। जी जुया लड़ाई के दौरान अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए वांग टेंग के हाथ में मौजूद उपचारात्मक दवा ही उसकी एकमात्र आशा थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। वांग टेंग चौंक गया। उसके पिछले कामों के आधार पर यह देखना मुश्किल नहीं था कि यह युवती एक घमंडी और मांग करने वाली महिला थी। उसके जैसे लोग शायद ही कभी अपना सिर नीचे झुकाते हैं। फिर भी उसने माफी मांगी। वांग टेंग ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। उसने अपनी पुतलियां घुमाई और कहा, तुमने पहले ही माफी मांग ली है, इसलिए अगर मैं इस पर हमला करूं तो यह अनुचित लगेगा। सच में जी जुया खुश थी। वह उम्मीद कर रही थी कि वह उसके लिए चीजें मुश्किल बना देगा, लेकिन वांग टेंग ने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम मुझे उपचार की दवा उधार देने को तैयार हो? बेशक, मैं हमेशा वही कहता हूँ जो मैं कहता हूँ। वांग टेंग ने सिर हिलाया। जी जुया को यह बात छू गई। यह आदमी इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन
लेकिन क्या? जी जुया का दिल फिर से धड़कना बंद हो गया। लेकिन मेरे पास सीमित संख्या में हीलिंग डैन है। मैंने इसे अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए तैयार किया है, इसलिए अगर मैं उन्हें आपको उधार देता हूं, तो शायद मेरे लिए पर्याप्त न हो। वांग टेंग ने दुविधा में होने का नाटक किया। नोव एल बी जे एन एन एम। जी जुया हिचकिचाया। वह जानती थी कि वांग टेंग की चिंता वाजिब थी, हालांकि उसे उन उपचारात्मक दवाओं की सख्त जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे उपचारात्मक डैन का प्रभाव सामान्य उपचारात्मक दवा से कई गुना बेहतर है। मैंने उन पर बहुत समय और पैसा खर्च किया है, वांग टेंग ने आगे कहा। आइस विंड और ब्लैक विडो को उसकी बातें सुनकर अजीब लगा। न जाने क्यों, उसकी बातों के पीछे कोई छिपा हुआ अर्थ लग रहा था। जी जुया बेवकूफ नहीं थी। वह वांग टेंग के इरादे समझ गई थी। वह उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। हे कमीने! सोचने पर वह उसे एक उदार व्यक्ति समझती थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। मुझे सीधे सीधे बताओ, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे दवा दे सको? जी जुया ने अपने गुस्से को बलपूर्वक दबाया और नाक भान सिकोड़ी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी कीमत देने को तैयार हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आपकी उपचारात्मक दवा बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत पर खरीदूंगी। हालांकि मेरे पास इतने सारे फोर्स स्टोन नहीं हैं। जब हम स्टार मेपल सिटी पहुंचेंगे तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी, जी जुया ने दांत पीसते हुए कहा। तो आपके अधीनस्थ आपके दिल में केवल इतने ही मूल्यवान हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। अजीब मत बनो। जी जुया का चेहरा काला पड़ गया। ये कमीना दुष्ट था। वह जलते हुए घर को लूटना चाहता था, लेकिन उसने इसे बहुत ही नेक काम बताया। उसने उसकी निंदा करने के लिए उसके अधीनस्थों को भी बाहर निकाल दिया। घृणित! क्या मैं गलत हूँ? तुम इतना कम पैसा भी देने को तैयार नहीं हो। तुम्हें उनका नेता बनने का क्या अधिकार है? मैं अलग हूँ। मैं अपने आदमियों के प्रति बहुत उदार हूँ। मैं उन्हें बिना पलक झपकाए महंगे दान देता हूँ, वांग टेंग ने आत्मविश्वास से कहा। आइस विंड और ब्लैक विडो को पता था कि वांग टेंग जी जुया को चिढ़ा रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसे खुद की तारीफ करते सुना तो उनके चेहरे गर्म हो गए। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। 3 बार जी जुया के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी और वह गुस्से में चिल्लाने लगी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। आप जीवन और मृत्यु के सामने भी अपने पैसे से अलग नहीं हो सकते। आपके अधीनस्थों को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। अगर वे इस तरह से युद्ध के मैदान में जाते हैं तो उनके बचने की दर 30% से भी कम होगी। जी जुया को लगा कि वह पागल हो रही है। उसे ऐसे विश्वासघाती और षड्यंत्रकारी व्यक्ति से क्यों मिलना पड़ा? 4 बार। तुम इतनी अधीर क्यों हो? मुझे यकीन है कि तुम स्टार मेपल सिटी में कुछ हासिल करना चाहती हो, है न? वांग टेंग ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उसने उपचार की कुछ बोतलें निकाली और उन्हें एक पंक्ति में रख दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में आइस विंड और ब्लैक विडो उसे रोकना चाहते थे। उन्होंने इस दवा के उपचारात्मक प्रभाव को देखा था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि यह बाहरी लोगों के हाथों में जाए। ध्यान रखें, युद्ध के मैदान में ये डैन दवाएं जान बचा सकती हैं। दूसरी पार्टी उनसे असंबंधित थी। चाहे उसने कितनी भी ऊंची कीमत क्यों न दी हो, उन्हें लगा कि यह बेचने लायक नहीं है। हालांकि ये उपचार दान वांग टेंग के थे, इसलिए उन्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं था। वे केवल अपने दिल में कड़वी मुस्कान ही दे सकते थे। जी जुया को लगा कि वह इस सौदे के लिए राजी हो गया है। वह खुशी से मुस्कुराए और बोतलें लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। टकराना! वांग टेंग ने उसका हाथ झटक दिया। तुम क्या कर रही हो? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके हाथों का पिछला हिस्सा लाल हो गया। जी जुया ने अपना हाथ रगड़ा और दर्द से कराह उठी। ये कमीना क्रूर था। उसने शिकायत की, मैंने तुम्हें पहले ही 4 गुना कीमत दे दी है। तुम्हें और क्या चाहिए? युवा मिस, बड़ा सोचो। जब आप इन दान दवाओं की तुलना सैन्य कारनामों से करते हैं तो 4 गुना क्या होता है? ये वास्तव में पर्याप्त नहीं है। आपको पैसे जोड़ने की जरूरत है। जी जुया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गई। वह जानती थी कि उसे आज बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, बात को घुमाना बंद करो। तुम मुझे कितने में बेचने को तैयार हो? खांसी! वांग टेंग खांसते हुए अपने चेहरे पर लगे मास्क को खुजलाते हुए बोला, ठीक है, कम से कम 10 गुना कीमत तो होगी ही। फौंफना! उसके चारों ओर से चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। ये युवक बहुत निर्दयी था।
10 गुना कीमत, ऐसा कहने की हिम्मत उसे कहां से मिली? सभी लोग आश्चर्य से वांग टेन को देखने लगे। यहां तक कि आइस विंड और ब्लैक विडो, जिन्होंने महसूस किया कि उपचारात्मक दवा अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इसे दूसरों को नहीं दिया जाना चाहिए, ने महसूस किया कि 10 गुना कीमत अत्याचारी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 बार। जी जुया की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। वह घबरा कर चिल्लाई, तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? उसने वांग टेन के बिल्ली के मुखौटे को देखा। ये थोड़ा प्यारा था, लेकिन उसे अब ये शैतान जैसा लग रहा था। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वांग टेन बोतलें रखना चाहता था। इंतजार। जी जुया ने उसे बेचैनी से रोका। वांग टेन की निगाहों के नीचे उसने झिझकते हुए कहा, क्या ये सस्ता नहीं हो सकता? 10 गुना बहुत ज्यादा है। नहीं, वांग टेन ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। जी जुया को वांग टेन की आवाज से मोलभाव करने का कोई मौका नहीं मिला। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, 10 बार। ठीक है, तो इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। वांग टेन ने अपने स्पेस रिंग से एक सफेद कागज और एक पेन निकाला और उसके सामने रख दिया। क्या हस्ताक्षर करें? जी जुया हैरान थी। क्या वे किसी लेन देन के बारे में बात नहीं कर रहे थे? उसने अचानक उससे हस्ताक्षर करने के लिए क्यों कहा? ये युवा लड़की बेवकूफ लगती है। वांग टेन ने उसे, क्या तुम बेवकूफ हो, वाली नजर से देखा और अधीरता से कहा, मेरी उपचार दवा अनमोल है। तुम सिर्फ मौखिक रूप से सहमत नहीं हो सकती। क्या होगा अगर तुम मुझसे मुंह मोड़ लो? तुम्हें इस IOU पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं युवा मिस हूं। वांग टेन की नजर ने उसे असहज कर दिया। वह शर्मिंदगी से क्रोधित हो गई। हालांकि उसने खुद को बीच में ही रोक लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप मेरी ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं और मेरी नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं। उसने कागज पकड़ा और उस पर 2 पंक्तियां लिखीं। फिर उसने अपना नाम लिखा। उसने अपने घाव पर अंगूठा पोंछा, जिससे घाव खून से सना हुआ था। उसने कागज पर जोर से दबाया। इसे लें। ये सही है। इसे कागज पर लिखना सबसे सुरक्षित तरीका है। वांग टेन ने IOU की सामग्री को देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। जी जुया, आपका नाम बुरा नहीं है। उन्होंने वाक्य का अगला भाग नहीं कहा, तुम थोड़े मूर्ख हो। जी जुया अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसने दवा ली और गुस्से से चली गई। वह अपने अधीनस्थों के पास लौटी और तुरंत उपचारात्मक दवा वितरित की। क्या ये ठीक करने वाली दवा है? वास्तव में इसके प्रभाव अद्भुत हैं। डैन खाने के बाद सैनिक बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी चोटों में बदलाव महसूस हुआ। जी जुया ने राहत की सांस ली। दवा थोड़ी महंगी थी, लेकिन असर असली था। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। यह एक राहत भरी मुस्कान थी, साथ ही एक गरीब औरत की मुस्कान भी थी। ये सचमुच बहुत महंगा था। जी जुया के चले जाने के बाद आइस विंड ने पूछा, स्टार यूनिवर्स ट्रूप जिंगवू महाद्वीप से संबंधित है? क्या वे इस वजह से हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे? चिंता मत करो, उच्च अधिकारी ऐसे छोटे मामलों के बारे में परेशान नहीं होंगे, वांग टेन ने शांति से उत्तर दिया। सर, मुझे नहीं लगता कि आप कंजूस हैं। आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ब्लैक विडो ने उत्सुकता से पूछा। दुनिया एक क्रूर जगह है। ये बताना मुश्किल नहीं है कि वह युवती एक कुलीन परिवार से आती है। उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है और वह बिना सोचे समझे बोलती है। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो वह भविष्य में परेशानी खड़ी करेगी। वांग टेन मुस्कुराया। इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि उसे चिढ़ाना मजेदार है? सर, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसा शौक है, आइस विंड ने असहाय होकर कहा। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति दिखता हूँ? मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ। वांग टेन ने उसे घूर कर देखा। आधे घंटे आराम करने के बाद वांग टेन उठे और सबको इकट्ठा किया। अब जाने का समय हो गया है। हाँ, सर, सभी ने उत्तर दिया। समय कम है। मुझे यकीन नहीं है कि हम आवंटित समय से पहले पहुंच पाएंगे या नहीं। आइस विंड ने भौहें सिकोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम करेंगे, वांग टेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसने अपने आसपास के गिल वुल्व्स को देखा। तूफानी भेड़िए खड़े होकर चिल्लाने लगे। वांग टेन चिल्लाया, घोड़ों पर चढ़ो, मेरा मतलब है भेड़ियों पर। उसने आगे बढ़कर 6 सितारा गेल वुल्फ पर छलांग लगा दी। ये सभी गेल वुल्फ मनुष्य की आधी ऊंचाई के थे। वे बड़े थे, इसलिए उन्हें सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था।
इसके अलावा वे तेज भी थे। वे जंगल में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार थे। अन्य मार्शल योद्धा प्रबुद्ध थे। इन गेल भेड़ियों की मदद से वे समय सीमा से पहले शहर तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। आइस विंड और ब्लैक विडो ने भेड़ियों को स्कैन किया। 6 सितारा गेल भेड़िए उन्हें दुर्भावनापूर्ण रूप से घूर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक कदम पीछे हटकर 5 सितारा गेल भेड़ियों को बैठने के लिए चुना। गेल वुल्व्स ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। वे अनिच्छुक लग रहे थे, लेकिन वांग टेन के वुल्फ किंग शासन के तहत वे आज्ञाकारी बने रहे और विरोध नहीं किया। अन्य योद्धा दुविधा में थे, लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने संकोच करना छोड़ दिया और गेल भेड़ियों की पीठ पर चढ़ गए। चल दर, वांग टेंग ने आदेश दिया। तूफानी भेड़िए बाहर निकल आए। हवा की गति से सर पर दौड़ने के कारण हवा के बल ने उनके शरीर को घेर लिया और रात के आसमान में छाया में बदल गए। दूर से जी जुया ने उन्हें ईर्ष्या से देखा। उस कमीने के पास कई अविश्वसनीय चालें छिपी थीं। दरअसल वो वांग टेन से उन्हें साथ लाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन जब उसे उसके तरीके याद आए तो उसने यह विचार त्याग दिया। वह उसे और पैसे देने में असमर्थ थी। कोई बात नहीं, थोड़ा देर हो जाना ठीक है। नेता, यहाँ बहुत से अकेले गेल वुल्व्स हैं। आपने उनसे हमें साथ लाने के लिए क्यों नहीं कहा? उसके एक अधीनस्थ ने उसके कोमल स्थान को छुआ। जी जुया, नेताजी, आपके उनके नेता के साथ अच्छे संबंध होंगे, है न? उन्होंने हमें ये कीमती दवाइयां भी उधार दी हैं, उनके एक अन्य अधीनस्थ ने कहा। ये सही है। उनका नेता एक दयालु व्यक्ति है। उसने हमें बचाया और हमें अपने दान उधार दिए। जी जुया ने अपने होठों के कोनों में फड़किन महसूस की। एक दयालु व्यक्ति को नरक में भेजो। वह भेड़ की खाल में भेड़िया था। स्टार मेपल सिटी के बाहर जंगल के एक निश्चित हिस्से में भोर होने वाली थी और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। कोंग ली और युवेन जुवान पहले से ही पहुंच चुके थे और पहले से तय जगह पर इकट्ठे हो गए थे। क्या आपकी यात्रा सुखद रही? नियू ली ने पूछा। मेरे पक्ष में सब कुछ ठीक है। हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कोंग ली ने कंधे उचका दिए। मैं भी, युवेन हुआन ने उत्तर दिया। नियू ली ने सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, एक आकृति आसमान से उतरी। नियू ली और बाकी लोग उस व्यक्ति का चेहरा देखकर दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से सलामी दी और सम्मानपूर्वक कहा, चीफ कमांडर। ये व्यक्ति डैन ताइक्सुआन था। उसने सिर हिलाया और भीड़ को देखा। फिर उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, वांग टेन कहाँ है? वह अभी तक नहीं आया है, नियू ली ने कहा। वह आदमी देर से आया है। इस बार वह कहाँ भाग गया? डैन ताइक्सुआन ने उत्सुकता से सोचा। हर कोई अवाक था। चाहे वांग टेन कितना भी ढीठ क्यों न हो, वह इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खिलवाड़ नहीं करेगा। चीफ कमांडर को अपने शिष्य पर बहुत भरोसा नहीं था। हाँ, डैन ताइक्सुआन ने धीरे से कहा। वह मुड़ी और जंगल के बाईं ओर देखने लगी, ईर्ष्या से ग्रस्त। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। नियू ली और अन्य लोग तब भ्रमित हो गए जब उन्होंने डैन ताइक्सुआन को अचानक घने काले जंगल की गहराई में घूरते हुए देखा। वे भी देखने के लिए मुड़े, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। नियू ली ने सावधानी से पूछा, चीफ कमांडर, क्या कुछ हुआ है? वे किसी भी गड़बड़ी को देखते ही सतर्क हो जाते, लेकिन चूंकि डैन ताइक्सुआन यही थी, इसलिए उन्होंने पहले उससे पूछना ही बेहतर समझा। बेशक उन्हें पहले खतरे का आभास होना चाहिए। वह बदमाश यहाँ है। डैन ताइक्सुआन मुस्कुराया। वांग टेंग। तीनों अधिकारियों को तुरंत समझ आ गया। चीफ कमांडर सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस तरह बुलाते थे, वह था वांग टेंग। किसी और के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। युवान हुआन ईर्ष्या से भरा हुआ था। डैन ताइक्सुआन ने बात करना बंद कर दिया। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और चुपचाप इंतजार करने लगी। नियू ली और अन्य लोगों ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन वांग टेंग का कोई पता नहीं चला। वे आश्चर्यचकित थे। उनके मुख्य कमांडर इतनी दूरी से वांग टेंग को महसूस करने में सक्षम थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या यह एक सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा इतना भयावह रूप से शक्तिशाली था? इस समय जंगल की गहराई से तेज हवाओं की आवाज गूंजी। एक तूफान उनके चेहरों पर वार कर रहा था। ये हवा कहाँ से आए? युवेन जुवान ने भौहें सिकोड़ी। फिर उसे कुछ महसूस हुआ और उसका चेहरा बदल गया। ये ठीक नहीं है। कोंग ली और नियू ली ने भी ऐसा महसूस किया। अचानक हवा के दबाव की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उनके पास आ रही थी।
ये बहुत ही धीमी थी, इसलिए अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होते तो शायद उन्हें इसका पता नहीं चलता। स्वुश स्वुश स्वुश। अगले ही पल जंगल में अनगिनत हरी रोशनियां जल उठी। कई परछाइयां अंधेरे से आजाद होकर चुपचाप सबके सामने उतर आईं। NOLBIN.CO। आंधी भेड़िए, न्यू ली और बाकी लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा और वे अचंभित हो गए। 100 से ज्यादा घमंडी भेड़िए उनके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे, जो एक निर्दयी भाव भंगिमा बिखेर रहे थे। वे खून जमा देने वाली निगाहों से अपने इर्द गिर्द नजर घुमा रहे थे। ये बताना कठिन नहीं था कि वे दयालु भेड़िए नहीं थे। ये दृश्य देखकर सैन्य मार्शल योद्धा सतर्क हो गए। यदि कुछ गिल वुल्स पर नकाब पहने हुए लोग न बैठे होते तो शायद वे पहले ही उन पर हमला कर चुके होते। हम सब लोग यहाँ हैं, एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। वांग टिंग, न्यू ली और अन्य लोगों को होश आया और उन्होंने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। क्या हो रहा है? ये गेल वुल्फ कहाँ से आए? आपने उन्हें काबू में कर लिया। कोंग ली अवाक रह गई। उसने वांग टेन पर सवालों की बौछार कर दी। युवेन जुवान की आंखें भी हैरानी से भरी हुई थीं। जब वह वांग टेन की ओर देख रहा था तो उसकी पुतलियां तेजी से घूम रही थीं। आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं, मुझे पहले किसका जवाब देना चाहिए? वांग टेन को उनसे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसने काफी हलचल मचा दी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, वहां खड़े रहना बंद करो। तुम सबसे धीमे हो, जल्दी से यहाँ आओ, डैन ताइक्सुआन ने चिल्लाते हुए कहा। मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? वांग टेन चौंक गया। वह जल्दी से गेल वुल्फ से नीचे उतरा और आज्ञाकारी ढंग से दौड़कर आया। बकवास, अगर मैं नहीं आया तो तुम अपना ऑर्डर किससे लोगे? डैन ताइक्सुआन ने वांग टेन को घूर कर देखा। तो क्या हुआ? तुम्हें ये गेल वुल्फ का झुंड कहाँ से मिला? वह भी दंग रह गई। ध्यान रहे, जंगली जानवरों को, खास तौर पर वयस्क जंगली जानवरों को वश में करना बहुत मुश्किल था। उनमें बुद्धि होती थी और वे बहुत अहंकारी होते थे। उन्हें प्रशिक्षित करना और वश में करना लगभग असंभव था। हालांकि वांग टेन गेल वॉल्स के इस विशाल समूह को वापस लाने में कामयाब रहे और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनकी बात अच्छी तरह से सुनी। लेकिन एक सेना की मुख्य कमांडर और वांग टेन की गुरु के रूप में उसे एक गुरु का संतुलन और एक बुजुर्ग का व्यवहार बनाए रखने की जरूरत थी। उसे इतनी आसानी से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। उसे इसे अपने अंदर ही रखना होगा। ओह, ये वही हुआ। वांग टेन ने तुरंत उन्हें बताया कि यहाँ आने के दौरान उसे क्या मिला। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला, इन तूफानी भेड़ियों ने शायद मुझे अपने नए भेड़िया राजा के रूप में पहचान लिया होगा क्योंकि मैंने पिछले वाले को मार दिया था। कोंग ली और अन्य लोगों ने कान खड़े करके सुनना शुरू कर दिया। वांग टेन के बोलने के बाद उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये व्यक्ति हर बार ऐसी घटनाओं का सामना क्यों कर पाता है? वह बहुत भाग्यशाली था। यह एक सामान्य यात्रा मिशन था, लेकिन वह भेड़ियों के एक झुंड का अपहरण करने में कामयाब रहा। वे ऐसी अच्छी चीजों का सामना क्यों नहीं कर सके? हालांकि वे ये भी जानते थे कि भेड़ियों के एक बड़े झुंड के हमला करने पर भेड़िया राजा को मारना कितना मुश्किल था। अगर वे वांग टेन की स्थिति में होते तो शायद भाग जाते। इसके अलावा वांग टेन की टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कठिनाई का एक और स्तर था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे वही उपलब्धि हासिल करने में असमर्थ होंगे। क्या यह आदमी सचमुच इतना ताकतवर था? उसके अंदर झांक पाना कठिन था। आप भाग्यशाली हैं। डैन ताइक्सुआन ने वांग टेन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। केवल वही जानती थी कि वह उस पर विश्वास करती थी या नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन को उसकी नजर देखकर थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने एक मासूम भाव बनाया और एक भोली नजर से डैन ताइक्सुआन की आंखों में देखा। अब वह ऑस्कर विजेता बन गया था। डैन ताइक्सुआन को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वह अवाक होकर अपना सिर नीचे झुकाए रही। कैसा अजीब शिष्य लिया उसने। उसने वांग टेन को घूरते हुए कहा, आपने स्टार यूनिवर्स ट्रूप के सैनिकों को बचाकर अच्छा किया। युद्ध आसन है। हम एक भी आदमी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वांग टेन ने अपना भाव बनाए रखा और गंभीरता से कहा, यह मेरा कर्तव्य है। डैन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया। उसने इस विषय को छोड़ दिया और पूछा, आप गेल वॉल्स के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं गेल वुल्स को अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर गेल वुल्स घुड़सवार सेना बनाने की योजना बना रहा हूँ। मास्टर, आप क्या सोचते हैं? वांग टेन ने जवाब दिया।
आइस विंड और अन्य अधीनस्थ खुश थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग टेंग ने उन्हें यहां आने से पहले गेल वुल्फ से जल्दी से परिचित होने के लिए कहा। उसके दिमाग में ये योजना पहले से ही थी। यदि उनके पास गेल वुल्फ नामक एक वाहन होता तो युद्ध के मैदान में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। यह अच्छी बात थी। यह मुझे ठीक लगता है, डैन ताइक्सुआन ने जवाब दिया। चूंकि गेल वॉल्स आपकी बात सुनते हैं, इसलिए आप निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपने अधीनस्थों से कहा, मौजूदा व्यवस्था के आधार पर अपने भेड़ियों से परिचित हो जाओ। बाकी गेल वुल्स का क्या होगा? कोंग ली ने उम्मीद से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। नियू ली और युवेन हुआन ने तुरंत वांग टेंग की ओर देखा। वे ईर्ष्या से जल उठे जब उन्होंने देखा कि उसकी सवारी गेल वुल्फ है। 100 से ज्यादा गेल वुल्फ्स थे, इसलिए वांग टेंग की टीम ने उनमें से आधे से भी कम का इस्तेमाल किया। उनसे बाकी भेड़ियों को देने के लिए कहना ज्यादा नहीं होगा, है न? वे एक ही पक्ष में थे, इसलिए किसी अन्य दल को लाभ देने के बजाय उन्हें लाभ उठाने देना अधिक उचित था। शेष गेल वॉल्स को अन्य 3 टीमों में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। वांग टेंग मुस्कुराया। बेशक, सीनियर कोंग ली पहले चुन सकते हैं। हाँ, जैसा कि मेरे प्यारे कनिष्ठ भाई से उम्मीद थी। मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा। कोंग ली ने ठहाका लगाया और गर्व से युवेन जुवान और नियू ली की ओर देखा। फिर उसने अपने अधीनस्थों को अपने गेल वुल्फ का दावा करने का आदेश दिया। यह अनुचित है। नियू ली और युवेन जुवान ने वांग टेंग को कटुता से देखा। जब उन्होंने उसकी उदासीनता देखी तो वे मुर्रे और डैन ताइक्सुआन की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि उनका मुख्य कमांडर न्याय करेगा। मुझे लगता है कि यह ठीक है। हुआंगहाई के एक छात्र के रूप में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, डैन ताइक्सुआन ने चाहते हुए कहा। दोनों अधिकारी। डैन ताइक्सुआन को आज अलग महसूस हो रहा है। हा, कोंग ली जोर से हंस पड़ा। नियू ली और युवेन जुवान की आंखों में आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया है। अंततः वे बाहरी लोग थे। कितना दुखद। वांग टेंग ने उनके हाव भाव देखकर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चलो, क्या तुम किसी महिला से छीनने की योजना बना रहे हो? बातें सस्ती होती हैं। आप गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि आपके अधीनस्थों ने पहले ही अपना वाहन चुन लिया है, नियू ली ने जवाब दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने गेल वुल्स को वश में किया था। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और धीरे धीरे अपने वाहन चुन सकते हो। उसके बाद भेड़ियों से परिचित हो जाओ। अपने मिशन के आने से पहले मत जाओ। छिपे रहो और खुद को उजागर मत करो। वांग टेंग, मेरे पीछे आओ, डैन ताइक्सुआन ने कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह हवा में उठ खड़ी हुई। हम कहाँ जा रहे हैं? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा और अपने मालिक के पीछे भागा। नियू ली और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा जब उन्होंने उन दोनों को उड़ते हुए देखा। उनकी निगाहें अस्पष्ट थीं। नियू ली ने कहा, दिशा को देखते हुए चीफ कमांडर वांग टेंग को स्टार मेपल सिटी ला रहे हैं। वह वांग टेंग को तरजीह दे रही है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। काश मैं चीफ कमांडर का शिष्य बन पाता, कोंग ली ने शिकायत की। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, युवेन जुवान ने व्यंग्य किया। मैं इसके बारे में क्यों नहीं सोच सकता? कोंग ली ने उससे घूर कर देखा। चीफ कमांडर हमारे हुआंगहाई के प्रिंसिपल हैं। मैं भी उनका आधा शिष्य हूँ। अरे, मैं तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। जल्दी करो और अपने गेल वुल्स चुनो। हम अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। युवेन जुवान ने तिरस्कार किया। वांग टेंग ने डैन ताइक्सुआन का पीछा किया और पूछा, क्या हम स्टार मेपल सिटी जा रहे हैं? बस मेरे पीछे आओ। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? डैन ताइक्सुआन ने उसकी ओर देखा। अचानक वो मुस्कुराए। तुम्हारा मुखौटा बुरा नहीं है। मुझे ये पता न चलने दे कि मेरे साथ यह बुरा मजाक किसने किया। अगर नहीं तो वांग टेंग को उस समय गुस्सा आ गया जब उसे मुखौटे की याद आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर नहीं, डैन ताइक्सुआन ने उसे अस्पष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, क्या आप ही हैं जिन्हें ये मुखौटा मिला है? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेशक, डैन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया और सीधे तौर पर स्वीकार किया। मैंने इसे विशेष रूप से अपने प्रिय शिष्य के लिए डिजाइन किया था, लेकिन आप इतने कृतघ्न हैं। ये निराशाजनक है। वांग टेंग ने आश्चर्य से डैन ताइक्सुआन को देखा।
अतीत में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि डैन ताइक्सुआन ने ये मुखौटा डिजाइन किया था। आप कितने बोर हो गए हैं? आप चीफ कमांडर हैं लेकिन आप मास्क डिजाइन करने गए थे। सचमुच। इसके अलावा प्रिय शिष्य से आपका क्या तात्पर्य है? क्या वह हमेशा से ही निकम्मा नहीं था? वह कब उसका प्रिय शिष्य बन गया? क्या उसके दिल में उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान था? वह चापलूसी और सम्मान से इतना अभिभूत हो गया कि उसकी रीढ़ तक ठंडक दौड़ गई। वांग टेन कुछ कदम पीछे हटे और सावधानी से पूछा, क्या तुम ठीक से बोल सकती हो? दूर जाओ। वैसे भी मास्टर, आपको कैसे पता था कि मुझे ये मुखौटा मिलेगा? वांग टेन ने पूछा। NOWELBEIN.CO। क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। मुझे विश्वास था कि तुम सबसे मजबूत टीम का चयन करोगे, डैन ताइक्सुआन ने स्पष्ट रूप से कहा। क्या आप मुझे अपना प्रिय शिष्य नहीं कह सकते? मुझे डर लग रहा है। वांग टेन दुविधा में था। क्या मैं हाल ही में बहुत कोमल हो गई हूँ? डैन ताइक्सुआन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उसकी आंखों से एक खतरनाक नजर निकल रही थी। खांसी एर्म, वास्तव में, मैं आपके विश्वास के लिए आभारी हूँ, वांग टेन ने कमजोर स्वर में कहा। यही सही है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने गुरु द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करो, मेरे प्यारे शिष्य। डैन ताइक्सुआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वांग टेंग अजीब तरह से हंसा। उसे लगा जैसे उसका खून ठंडा हो गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। आज डैन ताइक्सुआन के साथ कुछ गड़बड़ थी। वह उसे अपना प्रिय शिष्य कहती रही। क्या वह उसे मारकर नया शिष्य बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि वह अब उसे पसंद नहीं करती थी? शायद वह व्यंग्य कर रही थी। ये सही है, यही होना चाहिए। मास्टर एक दुष्ट व्यक्ति है। वांग टेंग ने अपने विचारों को बेकाबू होने दिया। उसे बेचैनी महसूस हुई। ये बहुत डरावना था। कुछ देर बाद उनके सामने एक शहर दिखाई दिया। डैन ताइक्सुआन ने अपनी उपस्थिति छिपाई ताकि किसी को उसका पता न चले। वह वांग टेंग के साथ शहर में उतरी। शहर का माहौल वांग टेंग की उम्मीद से अलग था। यह असाधारण रूप से शांत था। यह एक आम दिन से अलग नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें यह अजीब लगता है? डैन ताइक्सुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। थोड़ा सा, वांग टेंग ने सिर हिलाया। कुछ नहीं है। आखिरी क्षण तक शहर के अंदर सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा, डैन ताइक्सुआन ने समझाया। वांग टेंग ने कारण समझ लिया। वे इस दौरान बहुत सावधान थे। शहर में प्रवेश करने पर भी डैन ताइक्सुआन ने अपनी आभा छिपा ली थी। वह अंधेरे भूतों को सचेत करने से डरती थी। यह असंभव लग सकता है कि यहाँ पर काली आत्माएं प्रकट हो सकती हैं, लेकिन शहर के भीतर जानकारी एकत्र करने के उनके पास अन्य तरीके भी होंगे। चलो चलें, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, डैन ताइक्सुआन ने कहा। कौन? वांग टेंग ने पूछा। जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे प्यारे शिष्य, कृपया अपने गुरु को शर्मिंदा मत करो। डैन ताइक्सुआन मुस्कुराया। अगर नहीं तो तुम मर जाओगे। वांग टेंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये यही है, ये यही है। जैसी कि उम्मीद थी, उसका एक मकसद था। चिंता मत करो, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। वांग टेंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। डैन ताइक्सुआन मुस्कुराया और अपने सिर के पीछे रगड़ा। वांग टेंग कांप उठा, उसका सिर सुन्न हो गया। ये भयावह है। स्टार मेपल सिटी के लेआउट में क्लासिक सैन्य शैली को अपनाया गया था। हालांकि ये ब्लैक स्पैरो सिटी और क्रिम्सन टाइगर सिटी से अलग था। इमारतों की वास्तुकला पर जिंगवू महाद्वीप का प्रभाव था। हालांकि ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी के सैन्य शहरों के लेआउट के लिए संदर्भित है। आप यहां अन्य सैन्य शहरों की छाया को हल्के से देख सकते हैं। जिंगवू महाद्वीप भी वर्षों से पृथ्वी से प्रभावित रहा है। वे दोनों कई सड़कों से होते हुए अंततः शहर के मध्य में स्थित एक 3 स्तरीय अष्टकोणीय टावर पर पहुंचे। ये स्टार मेपल सिटी का केंद्रीय कमांड सेंटर है, डैन ताइक्सुआन ने बेपरवाही से परिचय कराया। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। यह इमारत दिलचस्प थी। वे इमारत में घुस गए। बगल में खड़े गार्डों ने डैन ताइक्सुआन को पहचान लिया और अपनी मुट्ठी छाती पर रखकर उसे थोड़ा सा झुकाया। यह जिंगवू महाद्वीप का सैन्य सलामी था। डैन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया। वह वांग टेंग को तीसरे स्तर तक ले आए। जैसे ही वे लॉबी में दाखिल हुए, उन्होंने कमरे के बीच में स्टार मेपल सिटी का एक विशाल मॉडल देखा। शहर का पैनोरमा लेआउट मॉडल के ऊपर तैर रहा था। मॉडल के चारों ओर बहुत से लोग खड़े होकर ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे।
वहां कुछ लोग काले लाल सैन्य वर्दी पहने हुए असहाय होकर किनारे पर खड़े थे। जब उन्होंने डैन ताइक्सुआन को अंदर आते देखा, तो एक सभ्य दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, ताइक्सुआन तुम वापस आ गई। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। स्थिति कैसी है? डैन ताइक्सुआन ने बहस कर रहे लोगों की ओर देखा। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सुसंस्कृत दिखने वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने वांग टेंग को देखा और आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? मेरे शिष्य, डैन ताइक्सुआन ने उत्तर दिया। वांग टेंग को उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसका सारा ध्यान झगड़ रहे लोगों पर था। नहीं, उसका ध्यान उनके बगल में लगे विशाल विशेषता वाले बुलबुलों पर था। गलती से मास्टर स्तर पर अपग्रेड। रूम ज्ञान तारांकन 8-8। रूम ज्ञान तारांकन 6-7। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 30 नवंबर LBJNN। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 4-2। रूम ज्ञान तारांकन 101। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। एक सेकंड बाद वह खुशी से झूम उठा और धीरे धीरे आनंदित हो गया। वह अपने दिल में खुश हो गया। वह अमीर था। उसने अपने गुण पैनल को देखा। उसे लगा कि यह एक भ्रम है। रनमास्टर _1 _1 _1 _1 कुछ ही सेकंड में वांग टेंग का रनमास्टर स्तर छत से ऊपर चला गया और उन्नत चरण की ऊपरी सीमा तक पहुंच गया। रनमास्टर 1000 उन्नत चरण। सभी तरह के रून ज्ञान वांग टेंग के दिमाग में तैरने लगे और एक पल के लिए यह फूल गया। जैसे जैसे रून ज्ञान उसमें समाता गया, वह धीरे धीरे उसके ज्ञान का हिस्सा बन गया। मॉडल के इर्द गिर्द मंडराते लोग अभी भी बहस कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी आवाजें तेज होती गईं। अपनी राय व्यक्त करते समय उनके मुंह से शब्दों की झड़ी लग गई। कोई भी दूसरे की बात से सहमत नहीं था। जब वे बहस कर रहे थे और एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे, तो उनके मुंह से और अधिक बुलबुले निकल रहे थे। वांग टेंग को लगा कि वे बुलबुले उगलती हुई बूढ़ी सुनहरी मछली की तरह लग रहे थे। यह एक मजेदार दृश्य था। रूम ज्ञान तारांकन 36। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 1-2। रूम ज्ञान तारांकन 20। वांग टेंग ने तुरंत बुलबुले उठाए। उसका रनमास्टर स्तर तुरंत उन्नत चरण को तोड़कर मास्टर चरण तक पहुंच गया। रनमास्टर 120/3000 मास्टर। क्या वह गलती से मास्टर स्तर पर अपग्रेड हो गया? वांग टेंग को आश्चर्य हुआ जब उसका रनमास्टर स्तर आगे बढ़ा। उसे खुशी महसूस हुई। उसने डैन ताइक्सुआन के साथ इस स्थान पर आने के बाद इतनी बड़ी बढ़त की उम्मीद नहीं की थी। उसके रूनमास्टर स्तर में वृद्धि के अलावा उसकी आत्मा विशेषता में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, सभी आत्मिक गुण आध्यात्मिक क्षेत्र में थे। उनमें से कोई भी सामान्य आत्मिक गुण नहीं था। आत्मा 568/1000 सम्राट क्षेत्र। जैसे ही वांग टेंग की आत्मा का गुण बढ़ा, एक विशाल ड्रैगन उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया। क्या ये सभी लोग रून मास्टर हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। हालांकि ये समझ में आता था, ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आपको रनमास्टर्स की मदद की आवश्यकता होगी। जब वह अपने आप में सोच रहा था, तभी डैन ताइक्सुआन की आवाज उसके कानों में पड़ी। वांग टेंग, मैं स्टार मेपल सिटी से जनरल यिन टोनफेंग हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने कुछ सेकंड के लिए ही विशेषताओं का चयन किया था, भले ही यह बहुत लंबा लग रहा था। जब उसने डैन ताइक्सुआन का परिचय सुना, तो उसने सुडौल दिखने वाले और सुंदर आदमी को देखा और सलाम किया। जनरल यिन। एक जनरल के शिष्य से जैसी उम्मीद की जाती है। आपका शिष्य एक अच्छा दिखने वाला और असाधारण युवक है, यिन टोनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी तारीफ मत करो, वह अभी भी उससे बहुत दूर है, डैन ताइक्सुआन ने जवाब दिया। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। जैसी कि उम्मीद थी, ये डैन ताइक्सुआन का असली चेहरा था। ये सब एक भ्रम था जब उसने अभी अभी उसे अपना प्रिय शिष्य कहा था। यिन टोनफेंग मुस्कुराया। उसने इसे सिर्फ उसकी विनम्रता के रूप में लिया। उसने जो देखा, उससे पता चला कि वांग टेंग असाधारण था। जब उसने उसकी प्रशंसा की तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने विषय बदला और उन दोनों को कमरे में ले आया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये रून मास्टर साल में शायद ही कभी एक दूसरे को देखते हैं। अब जब वे एक कमरे में इकट्ठे हुए हैं, तो वे अपने तर्कों से इमारत को नष्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी वे कैसे झगड़ सकते हैं? डैन ताइक्सुआन अवाक रह गया। हम क्या कर सकते हैं? उन्हें आमंत्रित करना आसान नहीं है। वे अब हमारे बॉस हैं।
यिन टोनफेंग ने असहाय होकर कहा, मैं अभी उन्हें मनाने गया था और मुझे डांट पड़ी। हा, यह आपके लिए कठिन होगा। डैन ताइक्सुआन हंसा। आओ मैं सबका परिचय करा दूं। यिन टोनफेंग ने डैन ताइक्सुआन और वांग टेन को किनारे बैठे लोगों के पास लाया और सबका परिचय कराना शुरू किया। जनरल डैन, वे अभी अभी आए हैं, इसलिए हो सकता है कि आपने उन्हें नहीं देखा हो। मैं स्टार यूनिवर्स ट्रूप से जनरल को डियान हूँ। मैं जॉइंट ट्री ट्रूप से जनरल कुन जियांग हूँ। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। ये सभी जनरल स्टेज बॉस थे। आमतौर पर उनमें से एक से मिलना भी मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ उनमें से लगभग 7 थे। विशालकाय वृक्ष सेना से जनरल कुन जियांग जिंगवू महाद्वीप से एक सामान्य चरण के विशालकाय जाति मार्शल योद्धा होना चाहिए। वह असाधारण रूप से लंबा और ऊंचा था, लगभग 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के बराबर ऊंचाई का। यहाँ स्टार यूनिवर्स ट्रूप का जनरल भी था। उसने पहले भी अपने मातहतों को भड़काया था। अगर जनरल को पता चल गया तो क्या वह उसे थप्पड़ मारकर उड़ा देगा। वांग टेन को लगा कि इतने सारे बॉसों को देखने के बाद उसने अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। ये ब्लैक स्पैरो ट्रूप से डैन ताइक्सुआन है। यिन टोनफेंग ने स्थानीय सामान्य मंच मार्शल योद्धाओं का परिचय देने के बाद गंभीरता से डैन ताइक्सुआन को पेश किया। उन्होंने वांग टेन का परिचय नहीं कराया। किसी ने पूछा भी नहीं। आखिरकार वांग टेन एक छोटा और महत्वहीन व्यक्ति था। चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह सिर्फ एक युवा व्यक्ति था। वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए दुर्जय योद्धा उसकी परवाह नहीं करते थे। यिन टोनफेंग ने कहा, हम पहले से तैयारी कर सकते थे क्योंकि डैन ताइक्सुआन के अधीनस्थ ने यह महत्वपूर्ण जानकारी वापस ला दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो परिणाम भयानक होते। हर किसी ने पहले से ही इस खूबसूरत महिला पर ध्यान दिया था, जिसकी आभा असाधारण थी। वे उसे चुपके से देख रहे थे और उसकी पहचान का अनुमान लगा रहे थे। जब उन्होंने यिन टोनफेंग के शब्द सुने तो वे चौंक गए। हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपकी जानकारी न होती तो हमारे साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता और हम नुकसान में पड़ जाते, को डियान ने कहा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक अंधेरे भूत का जासूस हमारी सेना के उच्च अधिकारियों तक घुसपैठ कर चुका है, कुन जियांग ने अपनी गहरी और ऊंची आवाज में कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। असल में मुझे जानकारी पाने के लिए अपने शिष्य को धन्यवाद देना चाहिए। डैन ताइक्सुआन ने उसके बगल में बैठे वांग टेन की ओर इशारा किया। अगर वह अपनी विशेष विधि का उपयोग करके अंधेरे भूतों के शिविर में नहीं घुसता और उनकी योजना नहीं सुनता तो हम इसे खोज नहीं पाते। ओह, वे सब वांग टेन की ओर देखने लगे। बेशक उन्होंने डैन ताइक्सुआन के बगल में इस युवक को पहले ही देख लिया था। हालांकि उसकी क्षमता आकर्षक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही डैन ताइक्सुआन ने विशेष रूप से वांग टेन को गुण दिए, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। एकमात्र 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कैसे खोज सकता है? इसके लिए ब्लैक स्पैरो ट्रूप की बहुत सारी जनशक्ति का इस्तेमाल किया गया होगा। उन्होंने सोचा कि डैन ताइक्सुआन अपने शिष्य की प्रतिष्ठा सुधारने में मदद कर रही है, इसलिए उन्होंने उसका पर्दाफाश नहीं किया। वे मुस्कुराए और कुछ विनम्र शब्द कहे और विषय बदल दिया। डैन ताइक्सुआन जानती थी कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने वांग टेन का परिचय इसलिए कराया क्योंकि वह खुद श्रेय नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। वह बस उन्हें बता रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, और उसे खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं थी। कुछ अभिवादनों का आदान प्रदान करने के बाद डैन ताइक्सुआन ने ध्वनि संचरण का उपयोग किया और वांग टेन से पूछा, क्या आप उनके द्वारा अपमानित किए जाने से नाराज हैं? सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं द्वारा नीची नजर से देखा जाना कोई अपमान की बात नहीं है ना? वांग टेंग ने डैन ताइक्सुआन की ओर देखा और आवाज संचारण का उपयोग करके उसे शांति से उत्तर दिया। क्या तुम्हें हर समय इतना परिपक्व होना पड़ता है? एक जवान आदमी को गर्म खून वाला और घमंडी होना चाहिए। डैन ताइक्सुआन ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर उसने अपनी थोड़ी से दूसरी तरफ खड़े लोगों की ओर इशारा किया। क्या तुम वहां उन युवा लोगों को देख रहे हो? वे कुछ रून मास्टर्स के शिष्य हैं। हम स्टार मेपल सिटी पर एक विशाल रून सरनी बिछाने की योजना बना रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन करना याद रखना। तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो। वांग टेन को आखिरकार समझ आ गया। वैसे भी जब तुम एक मार्शल योद्धा हो तो तुम रन मास्टर्स के झुंड पर गुस्सा क्यों हो? वे रून मास्टर्स बहुत घमंडी हैं।
वे कहते हैं कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत सैनिकों का एक समूह है जिनका दिमाग बहुत छोटा है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से सबक न सिखाकर उन्हें बदनाम कर रहा हूँ। डैन ताइक्सुआन ने उपहास किया। कितना बड़ा द्वेष है। वांग टेंग ने डैन ताइक्सुआन की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने इस युवा मैडम को नाराज कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि डैन ताइक्सुआन उसे यहाँ लेकर आए। यांग सिटी में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे उसकी रून मास्टर पहचान का पता चल गया होगा, इसलिए वह चाहती थी कि वह उन परेशान करने वाले युवकों को रौंद डाले। इसमें दोष लगाने का कोई आधार नहीं था। समस्या ये थी कि अब वह मास्टर स्टेज रन मास्टर था जो युवा पुरुषों के मास्टर्स के समान स्तर का था। क्या डैन ताइक्सुआन उसे उन्हें धमकाने के लिए नहीं कह रहा था? सौभाग्यवश उसे लोगों को धमकाना बहुत पसंद था। वह तुरंत सहमत हो जाएगा। जब उसने ये सोचा तो वांग टेंग मुस्कुराया और जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें तब तक सताता रहूंगा जब तक वे अपने जीवन पर सवाल नहीं उठाते। डैन ताइक्सुआन बेहद संतुष्ट थी। उसने वांग टेंग के कंधे पर हाथ फेरा, जैसा कि मेरे प्रिय शिष्य से उम्मीद थी। वांग टेंग को जब भी डैन ताइक्सुआन को ये दो शब्द बोलते हुए सुनाई देता तो उसे अजीब लगता। हालांकि वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया कि उसने कभी ये शब्द नहीं सुने और पूछा, यहाँ बहुत सारे रून मास्टर हैं। मास्टर गोरलिन क्यों नहीं आए? यांग सिटी से कोई तो आएगा ही। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लोगों का एक समूह कमरे में दाखिल हुआ। वह मुस्कुराए और बोली, देखो वे यहाँ हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने भीड़ में कुछ जानी पहचानी शक्लें देखी। उनमें से एक सफेद दाढ़ी और बालों वाला बूढ़ा आदमी था। वह तुरंत आगे बढ़ा और पुकारा, मास्टर वांग टेंग। गोरलिन ने वांग टेंग को देखकर मुस्कुराया। तुम भी यहाँ हो? वांग टेंग ने कहा, हाँ, मैं पृथ्वी से एक सैन्य दल में शामिल हुआ और एक मिशन के लिए आया हूँ। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। गोरलिन चिंतित लग रहा था। ये लड़ाई यांग सिटी में हुई लड़ाई से भी बदतर हो सकती है। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, वांग टेंग ने उसे सांत्वना दी। ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। बगल से एक आवाज सुनाई दी, लॉर्ड यांग, प्रिंसिपल यांग। वांग टेंग ने उनका स्वागत किया। यांग शहर कैसा है? उन दोनों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हम अभी भी शहर को बहाल करने में लगे हैं। कुछ समय बाद यह अपनी समृद्धि फिर से हासिल कर लेगा। अचानक वांग टेंग को लगा कि कोई चुपके से उस पर नजर डाल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो लॉर्ड यांग के बगल में एक सुंदर आकृति खड़ी थी। राजकुमारी, हम फिर मिलेंगे। ली रोंगक्स्यू के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई जब उसने उसकी ओर देखा। ली रोंगक्सू की उपस्थिति ने तुरंत युवा रून मास्टर्स का ध्यान आकर्षित किया। सुंदर लोग हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं। वांग टेंग ली रोंगक्सू की नजर को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह असहाय महसूस कर रहा था। एक खूबसूरत आदमी को कई परेशानियां थीं। भगवान यांग, यिन तोनफांग ने आगे बढ़कर सलाम किया। हालांकि वे दोनों सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा थे, लेकिन भगवान यांग की स्थिति अलग थी। यहाँ तक कि यिन तोनफेंग को भी उनके साथ सम्मान से पेश आना पड़ता था। आप बहुत विनम्र हैं। लॉर्ड यांग ने अपना हाथ उठाया। आप देर से आए हैं। डैन ताइक्सुआन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। यह मिस डैन है। लॉर्ड यांग मुस्कुराया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यांग सिटी में कई काम निपटाने हैं। मैं सभी काम सौंपकर जल्दी से वहां पहुंचा। भगवान यांग, कृपया इस तरफ आइए, यिन तोनफेंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे लॉबी में दाखिल हुए और सुविधाओं का आदान प्रदान करने लगे। गोरलिन ने वांग टेंग से बातचीत की। उन्हें एक दूसरे को आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया था। लिंग शुआन नहीं आया? वांग टेंग ने चारों ओर नजर घुमाकर पूछा। वह छोटी लड़की आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। गोरलिन मुस्कुराया, शायद कुछ मजेदार सोच रहा था। वांग टेंग सू लिंगक्सुआन के असहाय और निराश चेहरे की कल्पना कर सकता था। उसने हंसते हुए कहा, क्या उसने तुम्हारी दाढ़ी खींची? उसकी हिम्मत कैसे हुई? गोरलिन ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लीं। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वांग टेंग एक पृथ्वीवासी था। वह गोरलिन के इतने करीब क्यों था? उन्होंने यह नहीं देखा कि वांग टेंग ने इससे पहले गोरलिन का स्वागत कैसे किया था। यिन तोनफेंग ने पूछा, गोरलिन का वांग टेंग के साथ अच्छा रिश्ता है? उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वांग टेंग गोरलिन का शिष्य है।
भगवान यांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या वह चीफ कमांडर डैन का शिष्य नहीं है? यिन तोनफेंग ने आश्चर्य से डैन ताइक्सुआन की ओर देखा और पूछा। मैं वांग टेंग का मार्शल आर्ट मास्टर हूँ। मास्टर गोरलिन रून अध्ययन में उनके मास्टर हैं, डैन ताइक्सुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर कोई अचंभित था। 2 स्वामी होना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा उनके दोनों स्वामी 2 अलग अलग दुनियाओं से आए दुर्जेय पात्र थे। हालांकि हाल ही में जिंगबू महाद्वीप और पृथ्वी के बीच सहयोग बढ़ रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब ऐसी घटना घटी थी। यहाँ अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण संबंध होगा। क्या वांग टेंग में कुछ खास बात थी? लॉर्ड यांग ने यांग सिटी युद्ध के दौरान वांग टेंग के प्रदर्शन के बारे में संक्षेप में बताया। उसने मौखिक रूप से एक सामान्य मंच के अंधेरे प्रेत पर हमला किया। उसने रून व्यू रचना के निर्माण में सहायता की थी, जिसने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने यांग शहर को संकट से उबरने में मदद की और उन्हें मानद बैरन की उपाधि दी गई। सभी को एक ही समय में ज्ञान की प्राप्ति और आश्चर्य का अनुभव हुआ। उन्होंने यांग सिटी युद्ध के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उन्हें इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वांग टेंग ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने एक पृथ्वीवासी को मानद बैरन की उपाधि भी दी। भले ही यह सिर्फ मानद बैरन की उपाधि थी, फिर भी इसका महत्व असाधारण था। हे प्रभु, इस शांत युवक ने कई आश्चर्यजनक कार्य किए। उसी समय यिन तोनफेंग और अन्य लोगों को अचानक याद आया कि डैन ताइक्सुआन ने अभी अभी उनसे क्या कहा था। क्या उसने सचमुच अकेले ही अंधेरे भूतों की योजना का पता लगाया और खबर वापस लाए? आपको शायद पता न हो, लेकिन इस बार जानकारी लाने वाला वांग टेंग ही था। यिन तोनफेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि हम आलोचनात्मक हो रहे थे। ओह! लॉर्ड यांग चौंक गए। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा और मुस्कुराए। हा, अगर यह बदमाश इस मुश्किल से बच गया, तो मैं महामहिम से उसके पुण्य कर्मों को दर्ज करने के लिए कहूंगा। ये सुनकर डैन ताइक्सुआन की आंखें चमक उठीं। वांग टेंग पहले से ही मानद बैरन थे। अगर वह और ऊपर चढ़ते तो वह पृथ्वी और जिंगबू महाद्वीप के बीच पुल बन सकते थे। ये दोनों दुनियाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। वांग टेंग को नहीं पता था कि डैन ताइक्सुआन कितनी गहराई से सोच रहा था। इसके बजाय वह लॉर्ड यांग और अन्य लोगों द्वारा उसके बारे में कही जा रही बातों से थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्या उन्होंने कुछ ज्यादा ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? वह इतना तेजस्वी था कि सामान्य मंच के अधिकारी उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। हाँ, ये सही था। ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, वास्तव में मैं वहां सही समय पर पहुंचा था। फिर भी आपकी योग्यता एक तथ्य है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लॉर्ड यांग ने अपने हाथ हिलाए। धन्यवाद, वांग टेंग ने उत्तर दिया। अंधेरे प्रेतों को दफनाने के लिए एक शहर का उपयोग करना। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। ली रोनविक्सु भीड़ के बीच खड़ी थी और उसने वांग टेंग को देखा, जो सामान्य मंच के दुर्जय योद्धाओं के साथ सहजता और आत्मविश्वास से बात कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग भावना दिखाई दी। ये व्यक्ति सचमुच आश्चर्यजनक था। वे दोनों कुछ समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन वह भी वैसा ही था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वांग टेंग लॉर्ड यांग से बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी आंखों के कोने से कोई देख रहा है। उसका दिल कांप उठा। वह मेरी ओर इतने प्रेमपूर्ण भाव से क्यों देख रही है? उसने ली रोनगक्सु को कुछ नहीं किया, है ना? यह महिला अचानक इतनी परेशान क्यों हो रही है? वांग टेंग के मन में तरह तरह के विचार आए। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। उसने ली रोनगक्सु की नजरों से बचकर देखा। बहस कर रहे रनमास्टर को आखिरकार गोरलिन के आने का आभास हो गया। वे जल्दी से वहां पहुंचे और चिल्लाए, मास्टर गोरलिन, आप सही समय पर आए हैं। हमने कुछ एरे चुने हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया है कि कौन सा इस्तेमाल करना है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या चुनना चाहिए? वे बूढ़े लोग। गोरलिन ने अपना सिर हिलाया और वांग टेंग से कहा, आओ चलें और देखें। वांग टेंग ने सिर हिलाया और गोरलिन के पीछे चला गया। तुम इस समय भी बहस क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि स्थिति कितनी गंभीर है? गोरलिन ने ऊपर जाते ही भौहें सिकोड़ ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह उनकी गलती है। उन्होंने मेरे द्वारा चुने गए वाटरफॉल हेवन एरे का उपयोग करने से इनकार कर दिया। एक मोटे बूढ़े आदमी ने शिकायत की। बकवास, वाटरफॉल हेवन एरे का कवरेज क्षेत्र बड़ा है, लेकिन ये पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है।
यह अंधेरे प्रेत को घातक झटका कैसे दे सकता है? एक और गंजा, छोटे बालों वाला छोटा बुजुर्ग बूढ़े आदमी को घूर कर देखने लगा। वांग टेंग ने छोटे कद वाले बुजुर्ग की ओर देखा। उसके कान नुकीले थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी नाक लंबी थी और थोड़ी थोड़ी नुकीली थी। वह भूत प्रेत जाति का बुजुर्ग होना चाहिए। वह बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव बहुत बड़ा था। कार्ल, ओल्ड चा की सरनी के बारे में शिकायत करना बंद करो। तुम्हारा गोल्डन रे हेवन लॉक एरे लोगों को पिन करने में अच्छा है, लेकिन यह उतना शक्तिशाली भी नहीं है। मेरा क्रिम्सन स्टॉर्मफायर एरे तुम्हारे से बेहतर है। एक और रनमास्टर बातचीत में शामिल हो गया। ये देखकर कि वे फिर से बहस करने वाले हैं, गोर्लिन ने जल्दी से कहा, ठीक है, ठीक है। सब लोग, ज्यादा समय नहीं है। चलो बैठो और ठीक से चर्चा करो। चलो इन व्यर्थ बहसों पर समय बर्बाद न करें। रून मास्टर्स को स्थिति समझ में आ गई थी, लेकिन यही कारण था कि वे चिंतित थे। मामला जितना ज्यादा जरूरी होता गया, वे उतने ही ज्यादा उत्तेजित होते गए, जिससे और भी ज्यादा अलग अलग राय सामने आने लगी। गोर्लिन उनमें सबसे बूढ़ा था और रून महारत में उसकी उपलब्धियां सबसे ज्यादा थीं। वह पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर के प्रवेश द्वार पर था। इसलिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सभी ने एक कदम पीछे हटने और इस अंतहीन बहस को रोकने का अवसर लिया। यिन तोनफेंग और अन्य मार्शल योद्धाओं ने ये देखकर राहत की सांस ली। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। यिन तोनफेंग ने तुरंत उनका मार्गदर्शन किया। वे सभी स्टार मेपल सिटी के बड़े मॉडल के चारों ओर बैठ गए। माहौल तनावपूर्ण और गंभीर हो गया। युवक आए और अपने स्वामियों के पास खड़े हो गए। ली रोंगक्सु भगवान यांग के बगल में बैठी थी। एक राजकुमारी के रूप में उसे विशेष व्यवहार प्राप्त था। वांग टेंग ने चारों ओर नजर घुमाए और उसकी स्थिति को समझा। वह जानता था कि उसके लिए कोई सीट नहीं है, इसलिए उसने गोर्लिन के पीछे खड़े होकर स्थिति का निरीक्षण करने की योजना बनाई। अचानक यिन तोनफांग ने कहा, वांग टेंग, आप मास्टर गोर्लिन के बगल में बैठ सकते हैं। युवकों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनके चेहरों पर भी ईर्ष्या और जलन थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यों? जब वे नहीं बैठ पाए तो वह क्यों बैठ पाया? वे एक ही पीढ़ी के थे, हैं ना? बेशक वे केवल अपने दिल में शिकायत करने की हिम्मत रखते थे। सभी बड़े लोगों के सामने वे अपना मुंह खोलने से भी डरते थे। वांग टेंग ने नजरों को अनदेखा कर दिया। चूंकि यिन तोनफेंग ने कहा था कि वह बैठ सकता है, इसलिए वह सीधे गोर्लिन के पास बैठ गया। वह दूसरे ऐसे युवा थे जो शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ बैठने में सक्षम थे। यिन तोनफेंग ने स्टार मेपल का पूरा लेआउट सबके सामने रखा और कहा, हम इस बार स्टार मेपल सिटी को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। स्टार मेपल सिटी को छोड़ दो। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। वह स्तब्ध था। इसलिए आप जो चाहे कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली रून सरनी की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करें। यिन तोनफेंग ने कठोर चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा, हम उन अंधेरे प्रेतों को दफनाने के लिए एक शहर का उपयोग करेंगे जिन्होंने हमें भड़काने की हिम्मत की। बहुत से लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं था, इसलिए जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इस बार जिंगबू महाद्वीप कितना दृढ़ निश्चयी था कि उसने एक पूरे शहर को छोड़ने का निर्णय लिया। रनमास्टर्स गंभीर हो गए, उन्हें लगा कि उनके कंधों पर कोई भारी बोझ आ गया है। वे एक दूसरे को कड़वी मुस्कान के साथ देखने लगे। यिन तोनफेंग ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद मंच को रून मास्टर्स के पास भेज दिया। उसने फिर कुछ नहीं कहा। रून मास्टर्स ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अंत में उन्होंने गोर्लिन की ओर देखा। मोटे बुजुर्ग चाशू ने कहा, मास्टर गोर्लिन, आपको चर्चा का नेतृत्व करना चाहिए। ये सही है, ये सही है। आपको ये करना चाहिए। बाकी लोग तुरंत सहमत हो गए। गोर्लिन ने एक मजबूर मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। आप मुझे एक लंबी टोपी दे रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, समय कम है, इसलिए मैं प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करूंगा। वह बहुत ही निर्णायक थे। उन्होंने मुद्दे पर समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। उनकी नजर स्टार मेपल सिटी के लेआउट पर पड़ी और उन्होंने कहा, चूंकि जनरल यिन हमें जो कुछ भी करना है करने की अनुमति दे रहे हैं, तो आइए हम पूरी ताकत से काम करें। तुम्हारा मतलब है? गॉब्लिन रनमास्टर, कार्ल ने पूछा। क्या आपने सुना है? गोर्लिन ने भीड़ को स्कैन किया और फिर धीरे से बोलना जारी रखा, 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे। सभी लोग चुप हो गए। चाशू ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, क्या ये वह व्यू है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सब कुछ नष्ट कर सकता है?
वह व्यू जिसे बिजली के देवता के रूप में जाना जाता है। ये सही है। गोर्लिन ने सिर हिलाया। मास्टर वाकई बहुत आगे जा रहे हैं। वांग टेंग ने हैरानी से गोर्लिन की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दरबारी मास्टर का भी ये पक्ष होगा। वह 1000 थंडर विनाशक व्यू को जानता था। ये रून की शक्ति और बिजली की छड़ों की मदद से आकाश में बिजली गिराता था। यह इतना शक्तिशाली था कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। वांग टेंग ने याद किया कि कैसे रेन किंग कॉन्ग ने लीटिंग फिजिक का इस्तेमाल किया और प्रकृति की शक्ति का इस्तेमाल करके उस पर बिजली के बोल्ट फेंके। उसने खुद अनुभव किया था कि उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली था। हालांकि ईमानदारी से कहें तो ये 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे की तुलना में फीका पड़ गया। लेकिन इस सरणी के अपने नुकसान भी थे। रून मास्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और असहाय होकर मुस्कुराए। मास्टर गोर्लिन, 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे अदम्य है, लेकिन ये बेहद जटिल है। सफलता की दर अधिक नहीं है, फिर भी हमारे पास केवल एक ही मौका है। NOWELLBEIN.CO। यही वह नुकसान था जिसके बारे में वांग टेंग सोच रहा था। उसके मालिक को कितना भरोसा था। आपने जो उल्लेख किया है उसके अनुसार 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे शक्तिशाली है, लेकिन सफलता की दर कम है, यिन टोनफांग ने इस समय पूछा। हाँ, शक्ति के संदर्भ में 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे नंबर 1 एरे है जिसे हम अपनी वर्तमान क्षमता के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं, चाशु ने कहा। यिन टोनफेंग की आंखें चमक उठी। मास्टर गोर्लिन, आप कितने आश्वस्त हैं? गोर्लिन ने कहा, सभी की मदद से मैं केवल 60% से भी कम आश्वस्त हूँ। यिन टोनफांग दुविधा में था। यह मूर्ख शिष्य केवल यही जानता था कि उसे सबके सामने कैसे शर्मिंदा किया जाए। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। 60% से कम थोड़ा कम है। लॉर्ड यांग ने भौहें सिकोड़ी। वह भी झिझक रहा था। अंधेरे प्रेतों को खत्म करने के लिए उनका दृढ़ संकल्प देखा जा सकता था। आखिरकार उन्होंने एक पूरे शहर की बलि देने का फैसला किया था। इसलिए ये सरणी बेहद महत्वपूर्ण थी। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समय को देखते हुए उनके पास व्यू रचना करने का केवल एक ही मौका था। अगर 1000 थंडर एनिहिलेशन व्यू रचना विफल हो जाती तो वे आसानी से दूसरी व्यू रचना में नहीं बदल सकते थे। यदि ऐसा संभव होता तो वे अब दुविधा में नहीं होते। मास्टर काल और दूसरे रन मास्टर्स गोर्लिन की बातें सुनकर चौंक गए। फिर उन्होंने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, वास्तव में हजारों थंडर एनिहिलेशन एरे के लिए ये कम संभावना नहीं है। उन्होंने गोर्लिन की ओर देखा और आह भरी। जैसा कि मास्टर गोर्लिन से उम्मीद थी, आप इतनी कठिन सरणी के साथ भी उच्च सफलता दर प्राप्त करने में सक्षम हैं। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आपकी मदद को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रतिशत निकाला है। अगर मैं इसे अकेले करूं तो मैं केवल 40% ही आश्वस्त हो पाऊंगा। गोर्लिन ने अपना सिर हिलाया। ओह, यिन टोनफेंग और लॉर्ड यांग आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने अन्य रून मास्टर्स की उच्च प्रशंसा सुनी। रून मास्टर्स और मार्शल योद्धा इस मुद्दे को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देख रहे थे, इसलिए उनके निष्कर्ष भी अलग अलग थे। रून मास्टर्स ने निपुणता पर ध्यान केंद्रित किया। मार्शल योद्धा कमांडर थे, इसलिए उन्हें केवल सफलता दर की चिंता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। चून की 1000 गड़गड़ाहट विनाशक तंत्र इतना शक्तिशाली है तो क्यों न हम विश्वास की छलांग लें और इसे आजमाएं। डैन ताइक्सुआन ने सुझाव दिया। यिन टोनफांग अभी भी हिचकिचा रहा था। हमारे पास 2 धनुष हो सकते हैं। जब सभी लोग हिचकिचा रहे थे तो उन्होंने एक आवाज सुनी जो धीरे धीरे बोल रही थी। वे गोर्लिन की ओर देखने लगे और फिर उसके बगल में बैठे वांग टेंग की ओर। ये वही युवक था जिसने अभी अभी बात की थी। कई सामान्य मंच के मार्शल योद्धाओं ने भौहें सिकोड़ी। ईमानदारी से उन्हें उसके बारे में कोई आभास नहीं था, भले ही लॉर्ड यांग और अन्य लोगों ने उसके बारे में बहुत सोचा था और अभी अभी उसकी प्रशंसा की थी। इसलिए जब उन्होंने उसे ऐसे क्षण में बोलते हुए सुना तो उन्हें लगा कि वह अचेत था। आखिरकार इतने महत्वपूर्ण आयोजन में कोई भी राय अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती है। आपको अपने शब्दों के साथ बेहद सावधान रहने की जरूरत थी। रून मास्टर्स के शिष्य अचंभित रह गए। वे वांग टेंग की ओर मुड़े और मन ही मन शिकायत करने लगे। ये युवा लड़का साहसी है। उसे बोलने की हिम्मत कहां से मिली? क्या वह ये नहीं देख सकता कि सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा कितने गंभीर हैं और माहौल कितना तनावपूर्ण है? हालांकि उन्हें उसकी हिम्मत को स्वीकार करना पड़ा।
इतने बड़े और भयावह दबाव के बावजूद वह अपना मुंह खोलकर शांति से बोलने में सक्षम था। उनके विपरीत उन्होंने तो एक आवाज तक करने की हिम्मत नहीं की। नो LBJNN। नहीं, वे तो बस समझदारी दिखा रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक कई लोग वांग टेंग की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उदाहरण के लिए डैन ताइक सुआंग गोरलिन और लॉर्ड यांग। लॉर्ड यांग ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। कहो, हमारे पास 2 सरणी हो सकती हैं। वांग टेंग ने भीड़ को देखा और उदासीनता से कहा, 1000 थंडर एनिहिलेशन सरणी मुख्य सरणी होगी। इसके अंदर हम इसे पूरक करने के लिए ये वुड मेल्टिंग फायर सरणी बना सकते हैं। शुरू में तो रनमास्टर्स ने वांग टेंग को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अंत में उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे गहरी सोच में डूब गए। मार्शल योद्धाओं को रून सरणियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने रून मास्टरों की ओर देखा और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। युवा लोगों के प्रति लॉर्ड यांग के उदार रवैये को देखते हुए एक युवा रनमास्टर ने कहा, ये सही नहीं है। मेरी विनम्र राय के आधार पर 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे एक थंडर एलिमेंट एरे है, जबकि ये वुड मेल्टिंग फायर एरे एक अग्नि तत्व एरे है। ये दोनों एरे एक दूसरे को मजबूत करने के बजाय एक दूसरे को प्रतिबंधित करते हैं। आप इसे सहायता के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? साथ ही किसी दूसरे एरे में एक एरे बनाने से कठिनाई का स्तर बढ़ जाएगा। क्या ये घोड़े के आगे गाड़ी लगाना नहीं है? वांग टेंग ने उस दिशा में देखा जिधर से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नाजुक नौजवान असाधारण आभा के साथ उसकी ओर देख रहा था। वह रनमास्टर की पोशाक पहने हुए था और दुबला पतला था। जब उनकी आंखें मिली तो युवक की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। वांग टेंग ने अपनी नजरें हटा ली और मन ही मन हंसने लगा। वह युवक के इरादे को समझ गया था। वह उस पर कदम रखना चाहता था और शक्तिशाली रनमास्टरों और दुर्जय मार्शल योद्धाओं के दिलों में अपनी छाप छोड़ना चाहता था। युवा लोग स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं। हालांकि यदि वह अपने हाथों को नियंत्रित कर पाता जो घबराहट के कारण कांप रहे थे, तो परिणाम बेहतर हो सकते थे। इसके अलावा रूनों के बारे में उनका ज्ञान कम था, इसलिए उनका खंडन टिक नहीं पाया। आमतौर पर वांग टेंग दूसरों को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत नहीं देता, लेकिन यह आदमी बहुत कमजोर था। वह उसकी परवाह भी नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। येन टोनफेंग और अन्य मार्शल योद्धा एक बार फिर दंग रह गए। उन्होंने 2 युवकों की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन किसी को भी अपना मुंह खोलने की जल्दी नहीं थी। वे चुपचाप रून मास्टरों के बोलने का इंतजार कर रहे थे। ली रोनगक्स्यू, जो लॉर्ड यांग के बगल में बैठे थे, ने वांग टेंग को एक शरारती मुस्कान दी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। ये युवा लड़की परिणामों की चिंता किए बिना शो का आनंद ले रही थी। ये देखकर युवक ईर्ष्या से भर गया। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा। चुप रहो, एक ठंडी आवाज ने उसे अचानक रोक दिया। गुरुजी। युवक अवाक रह गया। उसने अपने सामने बैठे बुजुर्ग की ओर ध्यान से देखा। बुजुर्ग ने मुड़कर उसे काले चेहरे से घूरा। युवा रनमास्टर असमंजस में था। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो मत बोलो, बुजुर्ग ने उसे धीमी आवाज में डांटा। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और सभी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने शिष्य को ठीक से नहीं सिखाया। ये ठीक है, ये ठीक है। युवाओं से गलतियां होना सामान्य बात है। ये सही है, जब हम छोटे थे तो हम ऐसे ही हुआ करते थे। रून मास्टर्स मन ही मन उसकी दुर्दशा पर हंस रहे थे, लेकिन सामने आकर उन्होंने हाथ हिलाकर उदारता का दिखावा किया। युवक को पता था कि उसने अभी अभी अपनी अक्षमता प्रदर्शित की है जब उसने अपने स्वामी और अन्य रनमास्टर्स की प्रतिक्रिया देखी। उसने अभी अभी खुद को शर्मिंदा किया था। वह लाल हो गया और खुद को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदना चाहता था। वह अब यहाँ और खड़ा नहीं रह सकता था। हालांकि वह पहले ही गलती कर चुका था। अगर वह फिर से लाइन से बाहर निकलता तो अपमान और भी ज्यादा होता। वह अपने मालिक को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसने उसे सम्मान नहीं दिया। उसे इतने सारे लोगों के सामने उसे क्यों डांटना पड़ा? वह नहीं जानता था कि उसके मालिक ने उसकी गलती पहले ही अपने दिल में दर्ज कर ली थी। यह मूर्ख शिष्य केवल उसे सबके सामने शर्मिंदा करना जानता था। हालांकि युवा रनमास्टर अभी भी उलझन में था। वह अपने खंडन को बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहा, लेकिन अपनी गलती नहीं पकड़ पाया। 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे एक बिजली तत्व एरे था, जबकि ही वुड मेल्टिंग फायर एरे एक अग्नि तत्व एरे था। वे संबंधित नहीं थे, इसलिए वे विलय नहीं कर सकते थे।
यदि वे इन दो एरे को बलपूर्वक मिलाते तो कठिनाई और अधिक बढ़ जाती। लेकिन रनमास्टर और उसके स्वामी ऐसा भाव क्यों दे रहे थे? क्या वांग टेन की योजना में कुछ ऐसा शानदार था जिस पर उनका ध्यान नहीं गया?